अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है, तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। डिस्क्लेमर, ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। हालांकि लड़ाई कम समय तक चली, लेकिन बेहद खतरनाक थी। एक छोटी सी गलती भी भारी जानमाल के नुकसान का कारण बन सकती थी। वांग होन का उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात से बना, खूबसूरती से तराशा गया लंबा भाला अब पिघले हुए लोहे के एक छोटे से पोखर में बदल गया था। दोनों व्यक्तियों के थैलों को खाली करने पर उन्हें कई अग्निगोल ताबीज मिले, जिनमें एक स्वर्ण प्रकाश ताबीज भी शामिल था जिसे उस दुबले पतले ताओवादी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इसके अलावा उन्हें गहन पृथ्वी तकनीक नामक एक पुस्तक, गेंग निर्णय की धातु नामक एक अन्य पुस्तक और बुनियादी पंचतत्व मंत्र नामक एक तीसरी पुस्तक मिली। कुल मिलाकर 20 से कुछ अधिक आत्मा पत्थर थे। सचमुच कंजूस हैं ये, वांग होन ने आह भरी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि निम्न स्तर के साधकों में ये दोनों अपेक्षाकृत धनी माने जाते थे, और उसे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने कितनी दौलत लूटकर जमा की थी, जो अब उसे सस्ते दामों पर मिल रही थी। 2 भंडारण थैलों और 2 निम्न गुणवत्ता वाले जादुई हथियारों का कुल मूल्य 200 से अधिक स्पिरिट स्टोन था। कई निम्न स्तर के साधकों के पास जादुई हथियार भी नहीं थे, भंडारण थैलों की तो बात ही छोड़िए। घटना पर विचार करते हुए वांग होन को लगा कि पर्याप्त सेना के बिना शहर के बाहर जाना बहुत खतरनाक था। ये जीत बड़ी मुश्किल से मिली थी, और अगर अगली बार उनका सामना अधिक शक्तिशाली विरोधियों से हुआ तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन दोनों व्यक्तियों के कोई साथी थे या नहीं। अगली सुबह वांग होंग वेनलैन और लुओ जोंगजी सहित लगभग 1 दर्जन लोगों के समूह को लेकर शहर में गया। उसने उन्हें इधर उधर बिखर कर घर ढूंढने का निर्देश दिया। वांग होंग अकेले ही शहर में घूमने लगा। कल उसका लंबा भाला नष्ट हो गया था। अगर उसने युद्ध के दौरान लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार न किया होता तो दुबला पतला ताओवादी उसे तलवार से आसानी से काट देता। आज वह आत्मरक्षा के कुछ उपाय खोजने के बारे में सोच रहा था। कल्टीवेशन बेसिक्स एनसाइक्लोपीडिया में ताबीज और जादुई हथियारों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। ताबीज का उपयोग करना आसान है और संबंधित मंत्र को सक्रिय करने के लिए केवल थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि ताबीज डिस्पोजेबल होते हैं, इसलिए युद्ध में इनका उपयोग करने की लागत बहुत अधिक होती है। कई साधक महत्वपूर्ण क्षणों में केवल 1 या 2 ताबीज का ही उपयोग करते हैं। जादुई हथियारों की बात करें तो उड़ने वाली तलवार सबसे अधिक परिचित है, लेकिन इनके कई प्रकार होते हैं। इन्हें सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: आक्रामक, रक्षात्मक और सहायक जादुई हथियार। आक्रामक जादुई हथियार सबसे आम और अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। रक्षात्मक जादुई हथियार दुर्लभ होते हैं और समान गुणवत्ता वाले जादुई हथियार की तुलना में इनकी कीमत कम से कम 2 से 3 गुना अधिक होती है। सहायक जादुई हथियारों का कार्य उनके विशिष्ट उद्देश्य पर निर्भर करता है। वांग होन ने एक शोधन कार्यशाला में प्रवेश किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक अलमारियों पर विभिन्न प्रकार के जादुई हथियार प्रदर्शित थे। मुस्कुराते चेहरे वाला 20 साल का एक युवक वांग होन के पास आया। आदरणीय मित्र, आपको किस प्रकार का जादुई हथियार चाहिए? हमारी दुकान में 3 वरिष्ठ शिल्पकार हैं। हमारे पास न केवल तैयार जादुई हथियार बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, बल्कि हम विभिन्न प्रकार के जादुई हथियार आपकी आवश्यकता अनुसार भी बना सकते हैं। मुझे भाले के आकार का जादुई हथियार चाहिए। क्या आपके पास ऐसा कोई हथियार है? वांग होन ने सच्चाई से पूछा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हमारे पास संयोगवश एक कम गुणवत्ता वाला जादुई हथियार है, जो एक लंबे भाले के आकार का है। युवक ने पीछे की शेल्फ से एक लकड़ी का बक्सा उठाया और वांग होन के सामने रखकर उसका ढक्कन खोल दिया। ये भाला 1 झांग और 3 इंची लंबा है, जिसका वजन 680 जिन है। इसका डंडा 100 साल पुरानी लाल आत्मा शहतूत की लकड़ी से बना है, और भाले का सिरा मुख्य रूप से गहन लोहे से तैयार किया गया है, जिसमें शोधन के दौरान 10 से अधिक दुर्लभ सामग्रियां मिलाई गई हैं। वांग होन ने भाले के डंडे को धीरे से छुआ। वह उनके हाथों में गर्म महसूस हुआ। उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करने का प्रयास करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा सहजता से प्रवाहित हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने के बाद 600 जिन से अधिक लंबा भाला भारहीन प्रतीत हुआ। इसके बाद उस युवक ने उत्साहपूर्वक भाले का परिचय देते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह उनके वरिष्ठ शोधक गाओ यू की अथक मेहनत का परिणाम है। प्रशंसाओं के दौर के बाद सार यह निकला कि यह भाला अद्वितीय था, विश्व में बेजोड़। मात्र 120 स्पिरिट स्टोन में बिकने वाले इस भाले को अगर वांग होन ने नहीं खरीदा तो उसे जीवन भर पछतावा होगा। अंत में उन्होंने 100 स्पिरिट स्टोन पर सहमति जताई। वांग होन ने नश्वर योद्धाओं के लिए लंबे भाले के बारे में भी पूछताछ की और ऐसे भाले की मांग की जो जादुई हथियारों के वार को झेल सकें। युवक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इसे मनचाहे तरीके से बनवाया जा सकता है। प्रत्येक भाले की कीमत 10 स्पिरिट स्टोन होगी और यह निम्न गुणवत्ता वाले जादुई हथियारों के 10 से अधिक वार झेल सकता है। मुझे 50 चाहिए, मैं वास्तविक कीमत बता रहा हूं, वांग होन ने लापरवाही से कहा। दोस्त, ये तो पहले से ही लागत मूल्य पर है। तुम्हें पता है, जादुई हथियार बनाने के लिए ऐसी सामग्री की आवश्यकता होती है जो जादुई हथियारों के वार को सहन कर सके, युवक ने परेशान चेहरे से कहा।
वांग होंग ने जाने का नाटक किया, लेकिन उस युवक ने झट से उसकी आस्तीन पकड़ ली। भाई चलो, 9 स्पिरिट स्टोन, ठीक है। दरअसल वांग होंग को लगा कि प्रति भले 10 स्पिरिट स्टोन काफी सस्ते हैं और वह बस थोड़ी बहुत सौदेबाजी करने की योजना बना रहा था। वास्तव में उसे यह नहीं पता था कि शोधन प्रक्रिया से कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होंगे जिनका उपयोग शिल्पकारी में नहीं किया जा सकता और पुनर्संसाधन करने पर उनका मूल्य नगण्य होगा। हालांकि ये अपशिष्ट पदार्थ नश्वर हथियारों के निर्माण के लिए उत्कृष्ट सामग्री थे जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह की आवश्यकता नहीं होती थी। अंत में उन्होंने 50 लंबे भालों के बदले 400 स्पिरिट स्टोन देने पर सहमति जताई। जब वांग होंग जा रहा था तो उस युवक ने खुशी खुशी उसे दरवाजे तक पहुंचाया। मैं गाओ यू हूं। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। दोपहर में वांग होंग और घर ढूंढ रहे लगभग 1 दर्जन लोग इकट्ठा हुए। उन्हें कुल 5 आवास विकल्प मिले और वांग होंग ने एक एकांत स्थान चुनने से पहले प्रत्येक का निरीक्षण किया। यह स्थान काफी सुनसान था और सड़क पर बहुत कम लोग दिखाई देते थे। सड़क की ओर एक छोटी सी दुकान थी और उससे होकर एक बड़ा आंगन दिखाई देता था। उसके चारों ओर 2 मंजिला इमारतों की 3 कतारें थीं। इस जगह का किराया दुकान समेत 1000 स्पिरिट स्टोन प्रति वर्ष था। इस सड़क पर लोगों की आवाजाही कम होने के कारण दुकान का कोई खास उपयोग नहीं था। किराया वसूल हो पाएगा या नहीं यह अनिश्चित था। वांग होंग को सबसे ज्यादा पसंद था विशाल आंगन जो टीम के प्रशिक्षण के लिए सुविधाजनक था। हालांकि वह फिलहाल व्यापार में व्यस्त थे, लेकिन टीम के प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं आई थी। कमरे भी उनके बड़े समूह के लिए पर्याप्त थे। वांग होंग ने 1 साल का किराया चुकाया, अपने लिए एक कमरा चुना और बाकी सब कुछ दस्ते के नेताओं पर छोड़ दिया। औपचारिक समझौते के साथ ही सभी के मन को भी शांति मिली। अगले कुछ दिनों में वांग होंग ने कई दुकानों का दौरा किया और बीच बीच में कुछ जड़ी बूटियां खरीदी। वह बाजार को समझना चाहता था क्योंकि अब उसकी दुकान एक साधारण सी जगह पर थी। हालांकि दुकान की जगह आदर्श नहीं थी, फिर भी उसने दुकान खोलने का फैसला किया क्योंकि उसे कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं थी। इसके अलावा उसका क्षेत्र बढ़कर 1.5 भूखंड तक फैल गया था और बचा हुआ आधा भूखंड अभी भी खाली था। उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि उसे किस प्रकार की आध्यात्मिक औषधि का अभ्यास करना चाहिए। वांग होंग एक किराने की दुकान में दाखिल हुआ जहां हरे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति काउंटर के पीछे ऊँघ रहा था। वांग होंग को देखकर उसने एक संक्षिप्त नजर डाली और फिर से ऊँघने लगा। दुकान में कोई और ग्राहक नहीं था। वांग होंग ने आराम से हर काउंटर का निरीक्षण किया। हालांकि दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन इसमें ताबीज, औषधि, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, अयस्क और जादुई हथियार सहित कई प्रकार की वस्तुएं थीं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 10 से 20 वस्तुएं थीं। वांग होंग ने पिछली बार जिन 2 प्रकार के ताबीजों को जब्त किया था वे भी यहाँ बेचे गए। 8 स्पिरिट स्टोन का फायरबॉल ताबीज और 13 स्पिरिट स्टोन का गोल्ड लाइट ताबीज। वहां लगभग 20 से 30 जादुई हथियार थे, जिनमें से कुछ में टूट फूट के निशान थे जो स्पष्ट रूप से पुराने सामान थे। जहां तक अमृत की बात है, कंडेंसिंग क्यूई पिल की केवल एक बोतल थी जिसकी कीमत प्रति गोली 10 स्पिरिट स्टोन थी और सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि यह स्टॉक में नहीं है। आध्यात्मिक औषधियां बहुत कम थीं और उनकी गुणवत्ता औसत थी, जिन्हें संरक्षण संबंधी निर्देशों के साथ उत्कीर्ण लकड़ी के बक्सों में रखा गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और औषधियां काफी दुर्लभ थीं। वांग होंग ने कई दुकानों का दौरा किया था और जो अच्छी तरह से स्थापित थी, उनके अपने आध्यात्मिक औषधि उद्यान और रसायनज्ञ थे जो क्यूई संवर्धन के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और औषधियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। इस तरह की छोटी दुकानों के लिए स्थिर स्रोत न होने के कारण वे कम कीमत पर खरीदकर अधिक कीमत पर बेचकर मामूली मुनाफा कमाते थे। क्यूई संवर्धन को बढ़ाने वाली औषधियां जैसे कि संघनन क्यूई गोली प्राप्त होने पर साधकों द्वारा आमतौर पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखी जाती थीं। एजोर वॉर्ड सिटी में हजारों की संख्या में ची साधना के साधक मौजूद हैं, जिससे अमृतों की वार्षिक खपत का अनुमान लगाया जा सकता है। ची की गाढ़ी गोलियां बनाने के लिए आवश्यक मुख्य सामग्री की औषधीय आयु 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए और सहायक सामग्रियों की औषधीय आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। वांग होंग ने बूढ़े व्यक्ति के विश्राम में खलल नहीं डाला और चुपचाप किराने की दुकान से बाहर निकल गया। एजोर वॉर्ड सिटी इतनी बड़ी थी कि वहां कई अन्य दुकानें थीं जहां वह खरीदारी करने के लिए मौजूद था। बिना विज्ञापनों के चेन फ्रेक पर पढ़ें और इस काम का समर्थन करें। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वांग होंग दिन भर गलियों में घूमता रहा और किराए के परिसर में लौटकर सबको इकट्ठा किया। उसने अपने थैले से एक गोल्ड डिस्क, एक जादुई हथियार निकाला। उसने घोषणा की, इस वस्तु को आध्यात्मिक परीक्षण डिस्क कहते हैं, जो आध्यात्मिक जड़ों और उनके गुणों का परीक्षण करने में सक्षम है। मुझे लगता है कि आप सभी कुछ समय से अपनी आध्यात्मिक जड़ों का परीक्षण करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो सब लोग एक एक करके पंक्तिबद्ध हो जाएं। नीचे खड़े लोगों ने एक साथ जय जयकार की। पिछले 3 महीनों में उन्होंने साधना जगत में कई चमत्कार देखे थे, जिससे उनके मन में अमर साधना की तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। अपनी आध्यात्मिक जड़ों का परीक्षण करने के लिए 10 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती थी, जो आम मनुष्यों के लिए काफी बड़ी मात्रा थी। यदि उनके पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन होते तो वे अब तक अपना परीक्षण कर चुके होते। आज जनरल वांग ने खास तौर पर उनके लिए एक आध्यात्मिक परीक्षण डिस्क खरीदी। वे खुद को भाग्यशाली महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए और उत्साह से कतार में लग गए।
हर कोई उत्कृष्ट आध्यात्मिक जड़ों को प्राप्त करने, महानता के मार्ग पर चलने और अविश्वसनीय कारनामे करने में सक्षम होने की आशा रखता था। हालांकि आदर्श परिपूर्ण होते हैं और वास्तविकता कठोर होती है। जब परीक्षण करने वाली पहली व्यक्ति वेनलैन ने आध्यात्मिक परीक्षण डिस्क का उपयोग किया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं। वेनलैन गुब्बारे की तरह पिचक गई और एक तरफ हट गई। दूसरे व्यक्ति जू लुन और तीसरे व्यक्ति लुओ झोंगजी ने भी आध्यात्मिक परीक्षण डिस्क पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जैसे ही लोगों को डिस्क में खराबी का संदेह होने लगा, चौथे व्यक्ति झांग चुनफेंग ने उस पर अपना हाथ रखा और डिस्क से लाल, पीली और सफेद रोशनी निकलने लगी। वांग हॉन की पलकें फड़क उठीं। एक और व्यक्ति था जिसके पास 3 आध्यात्मिक जड़ें थीं। किंग यांग अकादमी में वांग यितियन की 3 आध्यात्मिक जड़ों के अलावा केवल एक और व्यक्ति के पास ये थी। हालांकि यह असाधारण नहीं था, लेकिन इसे मध्यम स्तर की योग्यता माना जाता था। ये परीक्षण 20 से अधिक लोगों पर किया गया, जिनमें से किसी में भी आध्यात्मिक जड़ नहीं पाई गई, सिवाय 27वें व्यक्ति के, जिसमें दुर्लभ रूप से 4 आध्यात्मिक जड़ होने की क्षमता पाई गई। उसके बाद किसी में भी आध्यात्मिक जड़ नहीं पाई गई। 45 लोगों में से 2 लोगों की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी। इसे काफी सौभाग्यशाली माना गया। वांग हॉन ने नीचे खड़े निराश चेहरों को देखकर कहा, निराश महसूस कर रहे हो? एज्योर वर्ल्ड सिटी आने से पहले क्या तुम सब आराम से नहीं रह रहे थे? खाओ, सो और आम इंसानों की तरह जीवन का आनंद लो। आम इंसान होने में क्या बुराई है? दुनिया में लाखों आम इंसान हैं जो शानदार और प्रतिभाशाली सभ्यताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले चौथे स्तर के एक ची साधक को तुम्हारे लंबे भाले ने कांटेदार जानवर की तरह भेद दिया था। अमर साधक भी अजेय नहीं होते। वास्तव में योद्धा और अमर साधक 2 अलग अलग साधना पथों का अनुसरण करते हैं। अमर साधक आध्यात्मिक जड़ों के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी नवोदित आत्मा का पोषण करते हैं और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी ओर योद्धा अपने शरीर का विकास करते हैं, नाड़ियों और स्पर्श बिंदुओं को खोलते हैं, मुख्य रूप से भोजन से संसार के सार को अवशोषित करते हैं और शारीरिक साधना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जादुई हथियारों और ताबीजों को छोड़कर जन्मजात अवस्था के योद्धा की शक्ति प्रारंभिक ची साधक से बहुत अलग नहीं होती। आमने सामने की लड़ाई में योद्धाओं को शायद फायदा भी हो सकता है। अगर हम जादुई हथियार प्रतीकों का उपयोग करने या उनका प्रतिरोध करने के तरीके विकसित कर लें तो हम निश्चित रूप से आमने सामने की लड़ाई में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। क्या सहज अवस्था तक पहुंचना योद्धाओं के लिए शिखर है? मुझे ऐसा नहीं लगता। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे पूर्वज इससे आगे नहीं बढ़ पाए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उस रास्ते पर कदम नहीं रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें रुक जाना चाहिए। अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम उसे बनाते हैं। अगर कोई तकनीक नहीं है तो हम अपनी खुद की तकनीक ईजाद करते हैं। मैं साधना और योद्धा जगत से विभिन्न नियमावली एकत्रित करूंगा, एक पुस्तकालय स्थापित करूंगा और एक योगदान अंक प्रणाली बनाऊंगा। योगदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंक प्राप्त होंगे और भविष्य में हर कोई अपने योगदान के आधार पर अंक उधार ले सकेगा। जो कोई भी योद्धा साधना के अगले चरण के लिए एक विश्वसनीय सुझाव दे सकता है, उसे 100 योगदान अंक और 100 स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया जाएगा। यदि आप अगली साधना तकनीक का सृजन कर सकते हैं तो आपको 10,000 योगदान अंक और 10,000 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। पहले निराश दिख रहे समूह ने अब मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उत्साह से भर उठीं। वे अनुभवी सैनिक थे, विपरीत परिस्थितियों के आदी थे। उनकी पिछली निराशा केवल उनकी ऊंची उम्मीदों के कारण थी। इसके अलावा जनरल ने आकर्षक पुरस्कार योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का रास्ता भी बताया था। वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि काश वे योद्धा साधना की अगली तकनीक का आविष्कार कर पाते। वांग हॉन ने उत्साहित भीड़ को विदा किया और आध्यात्मिक जड़ों वाले 2 व्यक्तियों को पीछे छोड़ दिया। झांग चुनफेंग, एक लंबा और सांवला आदमी, और दूसरा दुबला पतला व्यक्ति जिसे दुबला बंदर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जिसका असली नाम यांग युवन था। इन दोनों का वांग हॉन से अनूठा संबंध था। एक को मृत्यु के मुंह से बचाया गया था और दूसरे को एक यात्रा के दौरान सड़क किनारे भूखमरी से बचाया गया था। जब वह बच्चा जागा तो उसने देखा कि सेना में खाने पीने की चीजें मौजूद हैं, इसलिए उसने हठपूर्वक जाने से इनकार कर दिया। वांग हॉन ने देखा कि वह फुर्तीला, चतुर और युवा है, इसलिए दयावश उसने उसे वहीं रहने देने का फैसला किया। अपने थैले में हाथ डालकर वांग हॉन ने 2 किताबें निकाली, हाल ही में जब्त की गई, गहन पृथ्वी तकनीक और गेंग निर्णय की धातु। आप दोनों इन 2 साधना तकनीकों को देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप दूसरी तकनीकें चुनकर खरीद सकते हैं। स्पिरिट स्टोन की प्रतिपूर्ति के लिए मुझसे संपर्क करें। कुछ सोचने के बाद उन्होंने उन्हें खेती की बुनियादी बातें सिखाने वाला विश्वकोश भी दे दिया। पहले इस किताब को पढ़ो और फिर तय करो कि तुम कौन सी खेती की तकनीक अपनाना चाहते हो। दोनों ने वांग हॉन के प्रति आभार व्यक्त किया और चले गए। अपने कमरे में लौटकर वांग हॉन ने दरवाजा बंद करने के बाद स्पेस में प्रवेश किया। अंतरिक्ष में समय के साथ स्पिरिट स्टोन के लिए लगातार कटाई के कारण घनी रूप से उगने वाली विभिन्न जड़ी बूटियां विरल हो गई थीं। वांग हॉन ने एकत्रित आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बीज और क्यूई की सघनता बढ़ाने वाली गोलियों के लिए 10 से अधिक किस्मों की औषधीय जड़ी बूटियों के बीज निकाले और शेष स्थान को भर दिया। आध्यात्मिक जड़ी बूटी को परिपक्व होने में केवल 1 वर्ष लगा। इसकी मांग बहुत अधिक थी और बेचने पर लागत तुरंत वसूल हो जाती थी। वांग हॉन को अंतरिक्ष का विस्तार करने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों की तत्काल आवश्यकता थी। अंतरिक्ष अभी भी बहुत छोटा था। रोपण के बाद वांग हॉन संतुष्ट थे। फिर उन्होंने जिनसिंग क्षेत्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया।
कुछ महीने पहले उन्होंने देखा कि कुछ जिनसेंग पौधों में उत्परिवर्तन हुआ था और उन पर रक्त वाहिकाओं जैसी लाल नसें दिखाई देने लगी थीं। कुछ महीनों में ये लाल नसें बढ़ गई थीं। स्पिरिट मेडिसिन्स की सूची से तुलना करने पर यह स्कारलेट ब्लड जिनसेंग जैसा प्रतीत होता था, हालांकि इसमें लाल नसें कम थीं। वांग होंग ने अनुमान लगाया कि उत्परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ है और इसे और समय की आवश्यकता है। स्कारलेट ब्लड जिनसेंग एक अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि थी। बाजार में महीनों बिताने के बावजूद उन्हें ये कभी नहीं मिली थी। ऐसा कहा जाता था कि स्कारलेट ब्लड जिनसेंग अपने विकास के वातावरण को लेकर बहुत संवेदनशील होता है। इसे किसी साधारण औषधीय उद्यान में उगाना चुनौतीपूर्ण होता है और जंगल में तो यह आसानी से नहीं मिलता। इसके विशिष्ट प्रभावों और उपयोगों के बारे में वांग होंग को अपनी वर्तमान साधना स्तर के कारण कोई जानकारी नहीं थी। सब कुछ का निरीक्षण करने के बाद वह शराब के जारों के ढेर के पास गया। ये लिंगजी और जिनसेंग की शराब थी जिसे उसने पहले बनाया था और अब 100 साल पुरानी हो चुकी थी। एक बोतल को थोड़ा सा खोलने पर शराब की समृद्ध सुगंध बाहर निकली, जो असाधारण रूप से मधुर और प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। वांग होंग 10 छोटी बोतलें लेकर आया, जिनमें से प्रत्येक में आधा किलो शराब थी और उनका इरादा उन्हें बाहर बेचने का था। उसने रसभरी से बनी शराब से भी 10 बोतलें भर लीं। वांग होंग ने अनुमान लगाया कि इसे स्पिरिट वाइन भी माना जा सकता है। खुद इसका स्वाद चखने के बाद उन्हें पता चला कि एक घूंट से ही उनकी प्रथम स्तर की ची साधना की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः भर जाती है। उसने इन्हें 10 स्पिरिट स्टोन प्रति पीस के हिसाब से बेचने की योजना बनाई, ये देखने के लिए कि ये बिकते हैं या नहीं, उसे पक्का पता नहीं था। इन कामों को पूरा करने के बाद उसने अंतरिक्ष से बाहर ले जाने के लिए कुछ आध्यात्मिक औषधि भी इकट्ठा की। अगले दिन वांग होंग ने छोटी सी दुकान की सफाई की, स्पिरिट वुड का एक टुकड़ा पाया और उस पर पाइनियरिंग स्पिरिट मेडिसिन पवेलियन ओकेरा। यह अन्वेषण और सृजन का प्रतीक था। उसने प्रवेश द्वार पर कुछ फूल रखे और कुछ थंडर रेजोनेंस ताबीज खरीदे। ये कम गुणवत्ता वाले और सस्ते ताबीज थे जो सक्रिय होने पर चटकने की आवाज उत्पन्न करते थे। इनमें कोई घातक शक्ति नहीं थी और इनका उपयोग आमतौर पर उत्सवों में किया जाता था, जिससे उत्सव का माहौल बनता था। थंडर रेजोनेंस ताबीजों से चटकने की आवाजों के बाद छोटी सी दुकान आधिकारिक तौर पर खुल गई। पड़ोसी बधाई देने आए, प्रत्येक ने लगभग 10 स्पिरिट स्टोन उपहार में दिए और प्रतीकात्मक रूप से 1 या 2 स्पिरिट हर्ब खरीदे। वांग होंग ने प्रत्येक व्यक्ति को स्पिरिट वाइन की एक बोतल भेंट की और सभी खुश थे। जैसा कि उम्मीद थी, पहले दिन दुकान लगभग खाली थी, लेकिन वांग होंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक व्यक्ति को दुकान संभालने के लिए नियुक्त किया, जबकि खरीद बिक्री के लिए स्टॉल लगाने के लिए प्रतिदिन 2 टीमें भेजी जाती रहीं। वांग होंग ने लगन से साधना करने के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। खाली समय में वह अंतरिक्ष में मौजूद पुस्तकों का गहन अध्ययन करता था। साधना जगत में एक नौसिखिया होने के नाते उसे बहुत कुछ समझ में नहीं आता था और बहुत कुछ सीखना बाकी था। इसी बीच उन्होंने झांग चुनफेंग को योगदान अंक पुरस्कार प्रणाली लागू करने का काम सौंपा। प्रत्येक व्यक्ति को शाही रक्षकों में बिताए गए वर्षों और किंगशू पर्वत श्रृंखला से एजियोर वर्ल्ड सिटी तक की यात्रा में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर अंक मिलेंगे। इन सभी अंकों को योगदान अंकों में परिवर्तित किया जाएगा, जो प्रति व्यक्ति 30 से 100 तक होंगे। इसके बाद उन्हें मासिक रूप से 2 अंक भी प्राप्त होंगे। पिछले युद्ध क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए उन्हें पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका था, इसलिए इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वांग होंग को पुरस्कार रोकने की आदत नहीं थी। उन्होंने अपनी सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए 10 से अधिक पुस्तकें भी खरीदी। वे फिलहाल केवल इतनी ही पुस्तकें खरीद सकते थे। भविष्य में जब उनके पास अधिक स्पिरिट स्टोन होंगे तो वे अपनी पुस्तक संग्रह को बढ़ाने की योजना बना रहे थे। साधना और ज्ञान में समय शांतिपूर्वक बीतता गया। 2 महीने बाद अमृत और आध्यात्मिक अनाज के संयुक्त प्रभाव से वांग होंग ने सफलतापूर्वक ची साधना के दूसरे स्तर पर तरक्की कर ली। इन 2 महीनों के दौरान वांग होंग को सबसे ज्यादा आश्चर्य उनकी स्पिरिट वाइन की बढ़ती लोकप्रियता से हुआ। शुरुआत में आस पड़ोस के लोगों ने उनके द्वारा बेची जाने वाली स्पिरिट वाइन को चखा और उन्हें वह ठीक लगी। हालांकि जब उन्हें पता चला कि इसकी कीमत मात्र 10 स्पिरिट स्टोन है, तो लोगों की प्रतिक्रिया सामान्य से बढ़कर अविश्वसनीय हो गई। खबर तेजी से फैल गई, जिसके चलते इसे खरीदने के इच्छुक लोगों की लंबी कतारें लग गईं। स्पिरिट वाइन का मुख्य लाभ आध्यात्मिक ऊर्जा की तेजी से भरपाई करना था, जो विशेष रूप से उन लड़ाइयों में महत्वपूर्ण था जहां आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी समाप्त हो जाती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को शीघ्रता से पुनःपूर्ति करने वाली वस्तु का होना एक अतिरिक्त जीवन के समान था। मात्र एक बोतल से मध्य स्तर के ची साधना साधक की आध्यात्मिक शक्ति भर सकती थी। इसी तरह की शराब, जिसका असर भी वैसा ही था, 20 स्पिरिट स्टोन प्रति बोतल के हिसाब से बिक रही थी। स्थिति को भांपते हुए वांग होंग ने कीमत बढ़ाकर 20 स्पिरिट स्टोन प्रति बोतल कर दी। उसने चुपके से नश्वर बाजार जाकर हजारों पाउंड की तेज शराब खरीदी और उसमें जिनसेंग और लिंगजी मिलाकर उसे तैयार किया। वांग होंग यह नहीं समझा सका कि उसके द्वारा बनाई गई औषधीय शराब में इतने बेहतरीन गुण क्यों थे। शायद ये समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर विशेष वातावरण के कारण था, या शायद लंबे समय तक भंडारण का इसमें योगदान था, या शायद दोनों ही कारण थे। मूल्य वृद्धि के बावजूद खरीदारों का उत्साह कम नहीं हुआ। अंततः उन्हें एक सीमा लागू करनी पड़ी, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन केवल 1 बोतल ही खरीद सकता था। उन्होंने ये भी घोषणा की कि इस स्पिरिट वाइन का स्टॉक सीमित है और 1 वर्ष बाद कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे खरीदारों की भीड़ और भी तेज हो गई, जिसके परिणामस्वरूप दुकान में अन्य वस्तुओं की बिक्री में भी वृद्धि हुई।
इन मामलों को निपटाने के बाद वांग होंग ने स्वयं को साधना और अध्यापन में लीन कर लिया। 2 साल बाद वांग होंग पतले लंबे व्यक्ति की किताबों की दुकान के सामने उकड़ू बैठा था और किताबों के ढेर को पलट रहा था। उसे निराशा हुई क्योंकि उसे कोई भी ऐसी किताब नहीं मिली जो उसकी रुचि जगा सके। पिछले 2 वर्षों में उसने इस दुकान से साधना से संबंधित सभी किताबें खरीदी और पढ़ी थीं। खेती बाड़ी से जुड़ी गपशप की एक किताब उठाते हुए उसने लापरवाही से उसके पन्ने पलटे और कहा, अरे माँ गान, तुम हमेशा वही कुछ चुनिंदा किताबें क्यों बेचती रहती हो? कुछ नया लाओ। पतले लंबे व्यक्ति ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, एक है, मेरे कुल की एक पारिवारिक धरोहर, मेरे पिताजी द्वारा एकत्रित एक खजाना। एक रहस्यमय अंदाज में उसने स्टॉल के नीचे से एक किताब निकाली और वांग होंग को थमा दी। किताब का डिजाइन प्राचीन था, हल्का पीला पड़ गया था और किनारे घिसे हुए थे। जैसे ही वांग होंग ने पन्ने खोले, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, नया संकलित कामुकला। वांग होंग ने कुछ पन्ने पलटे और तुरंत शर्म से लाल हो गया। चारों ओर नजर घुमाकर देखा कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने जल्दी से किताब वापस कर दी, जिस पर पतले लंबे आदमी ने उपहास भरी हंसी हंस दी। थिन टॉल पसंद के साथ लंबा समय बिताने के कारण वांग होंग इस व्यक्ति को मागान उपनाम से जानता था, लेकिन उसने उसका असली नाम कभी नहीं सुना था। वह एक छोटे से साधना वंश का शिष्य था और ची साधना के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था। छोटे कबीले में सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह केवल एक संघनन ऊर्जा की गोली और 2 आत्मा पत्थर मिलते थे। इस मामूली व्यवहार के बावजूद कई स्वतंत्र साधक उससे ईर्ष्या करते थे। तुम रसायन विद्या सीखना चाहते हो, है ना? आज रात वान परिवार के दाओ संचरण हॉल में फाउंडेशन बिल्डिंग के एक वरिष्ठ गुरु स्वयं रसायन विद्या की व्याख्या करेंगे। इसके लिए केवल 10 स्पिरिट स्टोन लगेंगे। क्या तुम जाओगे? मागान ने कामुक किताब छुपाते हुए पूछा। किंगजू अमर नगरी में असंख्य छोटे बड़े साधना वंश थे और अधिकांश प्रमुख परिवारों के अपने अपने दाओ ट्रांसमिशन हॉल थे जो उनके शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्वतंत्र साधकों को आध्यात्मिक पत्थरों के बदले में गुप्त प्रवचन सुनने की अनुमति देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह एक लाभदायक व्यवसाय में बदल गया। नगरी में अनेक स्वतंत्र साधकों के मार्गदर्शन के अभाव में वे आत्मा अन्वेषण पर निर्भर थे, जिससे उनकी यात्रा अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई। जब भी उन्हें वरिष्ठों की शिक्षाएं सुनने का अवसर मिलता, वे आध्यात्मिक पत्थरों को खर्च करने के लिए तत्पर रहते थे। जरूर, मैं जा रहा हूँ। क्या तुम भी आ रहे हो? चलो साथ चलते हैं, वांग होंग ने आमंत्रित किया। पिछले 1 साल में जब भी रसायन विद्या, ताबीज बनाने और मंत्र साधना की बात आती थी, वांग होंग ने एक भी अवसर नहीं छोड़ा। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमारे कबीले में पहले से ही एक रसायनज्ञ है। कबीले के समर्थन के बिना मैं ये खर्च नहीं उठा सकता। तुम्हारे विपरीत तुम तो एक छोटे से अमीर बच्चे हो जो पानी की तरह पैसा खर्च कर सकते हो। वांग होंग ने तुरंत परेशान चेहरा बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं हर स्पिरिट हर बेचने पर लागत घटाने के बाद सिर्फ 2 स्पिरिट स्टोन का मुनाफा कमा पाता हूँ। मेरी छोटी सी दुकान को देखो जो किसी तरह चल रही है। मैं एक दिन में कितनी आध्यात्मिक दवाइयाँ बेच सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ तुम्हें हर महीने कम से कम एक कंडेंसिंग चीपिल मिल जाती है। मैंने तो आज तक कंडेंसिंग चीपिल देखी भी नहीं है। गरीबी की शिकायत करते हुए वांग होंग मन ही मन खुश हो रहा था। मैं एक धनी ची साधना विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैं उन्हें यह पता नहीं चलने दूंगा। मुझे गुमनाम रहना पसंद है। उसे सचमुच अपनी दौलत जाहिर करने से डर लग रहा था। हालांकि शहर सुरक्षित था, लेकिन वह हमेशा के लिए अंदर रहने की योजना नहीं बना रहा था। इन 2 वर्षों में स्पिरिट वाइन का बाजार तेजी से बढ़ा, जिससे वांग होंग को 40 से 50 हजार स्पिरिट स्टोन की सीधी आय हुई। दुर्भाग्यवश स्पिरिट वाइन का पहला बैच पहले ही बिक चुका था और नए बने स्पिरिट वाइन को बिक्री से पहले परिपक्व होने में अभी कुछ और वर्ष लग सकते हैं। आध्यात्मिक औषधियां बेचकर उन्होंने हजारों स्पिरिट स्टोन भी अर्जित किए। उत्परिवर्तित स्कारलेट ब्लड जिनसेंग का रूपांतरण पूरा हो चुका था और वांग होंग ने उसे अलग से बो दिया। अन्य गैर उत्परिवर्तित जिनसेंग में से उन्होंने केवल कुछ ही पुराने पौधों को रखा और बाकी को बेच दिया। वांग होंग का अनुमान था कि पर्पल मशरूम, व्हाइट जेड मशरूम और अन्य आध्यात्मिक औषधियां भी भविष्य में उत्परिवर्तित हो सकती हैं। कुल मिलाकर इन 2 वर्षों में उन्होंने 1 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित किए थे, जिससे वे निस्संदेह ची साधना करने वाले साधकों में धनी बन गए थे। वांग होंग ने चुपचाप धन संचय किया। स्पिरिट स्टोन्स का संचय करते हुए भी उनकी साधना में कोई कमी नहीं आई थी। वे ची साधना के 3रे स्तर के शिखर पर पहुंच चुके थे और उन्होंने कुछ बुनियादी मंत्रों का अभ्यास भी किया था, जैसे कि दूरदर्शिता तकनीक, पवन नियंत्रण तकनीक, वस्तु हेरफेर तकनीक आदि। वांग होंग द्वारा अर्जित अधिकांश स्पिरिट स्टोन अंतरिक्ष में समाहित हो गए। अब अंतरिक्ष का क्षेत्रफल बढ़कर 8/10 एकड़ हो गया था। वांग होंग ने क्यूई की गोलियां बनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उगाने के लिए 4/10वां हिस्सा आवंटित किया। उसने एक हिस्सा बेच दिया और 200 भट्टियों के लिए सामग्री बचा कर रखी, क्योंकि वह रसायन विद्या सीखना चाहता था, जिसके अभ्यास के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष के अलावा अपने अधीन 45 सैनिकों को प्रशिक्षित करने में भी उन्हें काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन खर्च करने पड़े। चूंकि उनकी योग्यता कम थी, कुछ में तो बिल्कुल भी योग्यता नहीं थी, इसलिए आवश्यक संसाधनों की लागत स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ गई। जब से उन्होंने पुरस्कार प्रणाली की घोषणा की है, तब से कई सुझाव सामने आए हैं। फिलहाल सबसे परिपक्व योजना साधना तकनीकों का उपयोग करके आंतरिक शक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करना था। कई लोग इस विधि का अभ्यास कर रहे थे।
वे अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों के अनुसार आंतरिक शक्ति का विकास करते थे, फिर साधना विधियों का उपयोग करके उसे आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करते थे। हालांकि इसकी प्रभावशीलता अत्यंत धीमी थी। इस प्रकार अभ्यास करने वाले सैनिक अभी भी साधना के प्रथम स्तर पर ही थे। कहावत है कि इंसान चलते चलते ही रास्ता बनाता है। शायद भविष्य में कोई बेहतर तरीका मिल जाए। आध्यात्मिक जड़ों वाले स्वतंत्र साधकों के नए समूह को भर्ती करना शायद प्रशिक्षण के लिहाज से आसान होगा, हालांकि उनकी वफादारी बेजोड़ होगी। ये सैनिक युद्ध के मैदान में जीवन मरण के साथी थे। नए रंगरूटों को पूरी तरह से घुल मिल जाने में लंबा समय लगेगा। इसके अलावा चूंकि वे उस पर भरोसा करते थे और युद्ध के मैदान में अपनी जान उस पर सौंप देते थे, इसलिए वांग होंग आसानी से उनके भरोसे को धोखा नहीं दे सकता था। भले ही वे खेती न कर सकें, भले ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता न हो, वांग होंग ये सुनिश्चित करेगा कि उनके बुढ़ापे में उनका जीवन चिंतामुक्त रहे। वान परिवार बाजार वाली सड़क से ज्यादा दूर नहीं रहता था। इस परिवार में कई फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर, 3 कीमियागर और एक एलिक्सिर शॉप थी, जिससे वे एज और वॉर्ड सिटी में अपेक्षाकृत प्रभावशाली थे। वांग होंग ने पहरेदार साधक को 10 स्पिरिट स्टोन सौंपे और दाओ ट्रांसमिशन हॉल में प्रवेश किया। वह पहले भी कई बार यहां आ चुका था। हॉल के चारों ओर लगभग 30 लोग पहले से ही बैठे हुए थे और वांग होंग ने लापरवाही से बैठने के लिए एक तकिया ढूंढ लिया। केंद्र में 10 से अधिक खाली सीटें थीं जिन पर बैठने की हिम्मत किसी ने नहीं की। ये सीटें विशेष रूप से वान परिवार के शिष्यों के लिए आरक्षित थीं। कुछ देर बाद साफ सुथरे कपड़े पहने युवाओं का एक समूह अंदर आया। समूह का नेतृत्व सफेद वस्त्र पहने एक लंबा चौड़ा आकर्षक व्यक्ति कर रहा था, लेकिन उसे अपनी नाक सिकोड़कर आसमान की ओर देखने की आदत थी। ये व्यक्ति वान परिवार का वैद्य पुत्र वान दा था। इसके बाद कई स्वतंत्र साधक आए और फिर 1 घंटी बजी, जिससे कुछ हद तक शोरगुल वाला हॉल तुरंत शांत हो गया। एक सभ्य अधेड़ उम्र का व्यक्ति पीछे से बाहर आया और सभी ने एक साथ झुककर अभिवादन किया। उस सुरुचिपूर्ण व्यक्ति ने जवाब में हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपना चोला झाड़ा और मुख्य सीट पर बैठ गया। बिना विज्ञापनों के शेन फ्रेक पर पढ़ें और इस काम का समर्थन करें। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कंडेंसिंग ची पिलची साधना करने वाले साधकों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक औषधि है, जिसकी अक्सर बहुत मांग रहती है। इस बार मैं आपको कंडेंसिंग ची पिल बनाने की प्रक्रिया सिखाऊंगा, उस परिष्कृत व्यक्ति ने बिना किसी आत्म परिचय के कहा। ची साधना के चरण में मौजूद कुछ साधारण साधकों का समूह उनके जैसे आधारभूत स्तर के रसायनज्ञ का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता था। कंडेंसिंग ची पिल बनाने की मुख्य सामग्री एकत्रित स्पिरिट हर्ब है, जिसकी औषधीय आयु 20 वर्ष से अधिक है। इसमें 12 सहायक जड़ी बूटियां शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की औषधीय आयु 10 वर्ष से अधिक है, जिनमें ग्रीन लीफ वाइन, 3 लीफ फ्लावर आदि शामिल हैं। जब वह सभ्य व्यक्ति बोल रहा था, तभी उसने मेज पर विभिन्न आध्यात्मिक औषधियां सजा दी। फिर उसने एक पीतल का बर्तन और आध्यात्मिक कोयले का एक टुकड़ा निकाला। उन्होंने पवित्र कोयले को प्रज्वलित करते हुए दर्शकों को समझाते हुए कीमियाई क्रियाएं की। उसने एक एक करके पवित्र जड़ी बूटी को भट्टी में रखा, एक मंत्र का उच्चारण किया और लपटें तेज हो गईं। भट्टी से नीले धुएं की लहरें निकलने लगीं। यह अशुद्धियों को दूर करने के लिए है। अगला चरण औषधीय शक्ति को परिष्कृत करना है। 1 घंटे बाद भट्टी का ढक्कन खुल गया और एक मनमोहक सुगंध हवा में फैल गई। अंदर उंगली के सिरे जितने छोटे 5 अमृत घूम रहे थे। एक पूरी भट्टी से 10 औषधियां तैयार हुईं और 50% सफलता दर को मध्यम माना गया। वांग होंग ने सोचा कि इस अवधि के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ वह अपना स्वयं का कीमियाई अभ्यास शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। वांग होंग ने आत्मविश्वास से गाओ की रिफाइनरी वर्कशॉप में प्रवेश किया और तुरंत गाओ यू की शरारती मुस्कान देखी। अरे, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आई? जैसे ही वह आदमी पास आया, उसने वांग होंग की आस्तीन पकड़ ली। वांग होंग ने उसे झटक कर दूर कर दिया, क्योंकि उसे शक था कि उस आदमी की कुछ अजीब आदतें हैं। ये व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ही घुल मिल रहा था, जबकि वांग होंग वहां कुछ ही बार आया था। इस बार मैं एक रसायन भट्टी खरीदने की योजना बना रहा हूँ। क्या आपके पास यहाँ कोई है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी गांव की रिफाइनरी वर्कशॉप 2 शताब्दियों से शिल्पकारी में विशेषज्ञता रखती आ रही है। हालांकि रसायन भट्टियों का निर्माण चुनौतीपूर्ण है और इनकी बिक्री सीमित है, फिर भी हमारे पास कुछ स्टॉक में उपलब्ध हैं, गाओ यू ने गर्व से बताया, जो पीढ़ियों से परिवार द्वारा संचित धन का परिणाम है। कुछ ही समय बाद वांग होंग के सामने एक प्लेट के आकार की रसायन भट्टी प्रस्तुत की गई। फैंग पैटर्न वाली कांस्य भट्टी, एक निम्न गुणवत्ता वाला जादुई हथियार। फिर उससे थोड़ी छोटी लाल तांबे की भट्टी बाहर लाई गई। लाल तांबे की 2 कानों वाली भट्टी, एक मध्यम गुणवत्ता वाला जादुई हथियार। आत्म प्रशंसा की बौछार के बाद वांग होंग स्तब्ध रह गया। उसने दोनों भट्टियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अंततः 2000 स्पिरिट स्टोन खर्च करने के बाद उसने मध्यम गुणवत्ता वाली भट्टी खरीदी। वापस लौटते समय उन्होंने एक अपेक्षाकृत साधारण सरनी प्लेट भी खरीदी। रसायन शास्त्र की क्रियाएं शोरगुल वाली हो सकती हैं और उन्हें एक संरचना के नीचे छिपाना बेहतर था। अपने निवास पर वापस आकर संरचना तैयार करने के बाद वांग होंग चुपचाप विचार करने लगा और प्रक्रिया के हर चरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाने लगा। भट्टी को व्यवस्थित करने, स्पिरिट चारकोल जलाने और भट्टी को पहले से गर्म करने के बाद उसने स्पिरिट हर्ब रखना शुरू किया और फिर ढक्कन लगा दिया। हर क्रिया सटीक थी। लगभग 1.25 घंटा बाद काला धुआं उठने लगा और साथ ही जलने की गंध भी आने लगी।
ढक्कन खोलने पर उसने पाया कि स्पिरिट हर्ब कोयले में तब्दील हो चुका था। भट्टी की सफाई करते हुए वांग होंग ने दूसरे बैच का अभ्यास करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने काफी देर तक चिंतन किया और पिछली असफलता से मिले सबक का सारांश निकाला। दूसरे बैच के लिए उन्होंने जलने से तो बचाव किया, लेकिन अशुद्धियों को ठीक से शुद्ध करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप एक चिपचिपा गूदा बन गया। वांग होंग ने सोचने और सारांश तैयार करने में आधा घंटा और बिताया। तीसरे बैच में विस्फोट हो गया और अधिक सोच विचार और सारांश तैयार करना। चौथा बैच बेकार गया। ... 30वां बैच असफल रहा। फिर भी वांग होंग ने निरंतर चिंतन के माध्यम से यह जान लिया कि वह सफलता के करीब पहुंच रहा है। ... 37वें बैच में भट्टी का ढक्कन खोलते ही उसकी आंखों के सामने उंगली के सिरे के आकार के 2 चमकदार सफेद तरल पदार्थ दिखाई दिए। हा, आखिरकार कामयाब हो ही गया। मैं सचमुच एक जीनियस हूं। उसी क्षण धुएं से काला पड़ा एक व्यक्ति उत्साह में कमरे में इधर उधर लौटने लगा। कुछ देर आनंद लेने के बाद वांग होंग शांत हो गया और परिष्करण जारी रखने की तैयारी करने लगा। उसने घर का बना हुआ थोड़ा सा सूखा मांस निकाला। अमर साधकों के पास उपवास की गोलियां होती थीं, लेकिन वांग होंग को वे पसंद नहीं थीं। उसे भरपेट मांस खाना ज्यादा पसंद था। हालांकि खूंखार जानवरों का मांस अब उसकी साधना में सहायक नहीं रहा। वांग होंग ने बदलाव के तौर पर कुछ राक्षसी जानवरों का शिकार करने के बारे में सोचा। सूखे मांस को खत्म करने और कुछ रसभरी खाने के बाद उसने अगले दौर की कीमियागरी शुरू करने से पहले अपने अनुभवों पर विचार किया और उनका सारांश प्रस्तुत किया। एक सफल प्रयास के अनुभव के साथ सफलता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। शुरुआत में हर 5 बैच में एक सफलता मिली, फिर हर सफलता के लिए 4 बैच में सफलता मिली और 200 सामग्रियों के अंत तक कभी कभार विफलताएं होना सामान्य बात हो गई। अंत में उसे 180 कंडेंसिंग चीपिल्स प्राप्त हुई। औसतन उसकी गोली निर्माण दर 10% भी नहीं थी। एक रसायनज्ञ को लागत निकालने के लिए 20% सफलता दर की आवश्यकता होती है। वह स्पष्ट रूप से असमंजस में था। 200 स्पिरिट हर्ब्स की कीमत 4000 स्पिरिट स्टोन थी, जिन्हें अमृत में परिवर्तित करने पर केवल 1800 स्पिरिट स्टोन का मूल्य प्राप्त हुआ। वांग होंग ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि रसायन शास्त्री बनना वास्तव में संसाधनों की खपत वाला कार्य है। झांग चुनफेंग और स्किनी मंकी को बुलाकर उसने उन दोनों को अमृत की एक बोतल दी। वर्तमान में ची साधना के दूसरे स्तर पर मौजूद झांग चुनफेंग तीसरे स्तर में प्रवेश करने के करीब था, जबकि स्किनी मंकी अपनी योग्यता के कारण पीछे रह गया था। उनके द्वारा अमृत वितरित करने के बाद से 2 वर्षों में उनकी सहायता से उनके अधीन 40 से अधिक सैनिक, आध्यात्मिक ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले कुछ सैनिकों को छोड़कर सभी सहज अवस्था तक पहुंच गए। वांग होंग ने ची साधना के चौथे स्तर तक पहुंचने और फिर विभिन्न युद्ध कलाओं का अभ्यास करने की योजना बनाई थी। उसका इरादा अपने साथियों को शहर से बाहर ले जाकर राक्षसी जीवों का शिकार करना, उनकी युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करना और उनकी ताकत और कमजोरियों का आकलन करना था। साधना का संसार नश्वर संसार की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक था, जिसमें निरंतर संघर्ष और मृत्यु की सर्वव्यापी संभावना बनी रहती थी। वांग होंग ने एक बार फिर साधना में खुद को लीन कर लिया और प्रतिदिन एक संघनन ऊर्जा की गोली तैयार करने लगा। 10वें दिन अंततः उसने चौथे स्तर को पार कर लिया। चौथे स्तर पर पहुंचकर वह अपनी दिव्य चेतना को बाह्य रूप से प्रकट कर सकता था। दिव्य चेतना के विस्तारित होने पर आंखें बंद करके भी वह अपने परिवेश की हर चीज को अपनी आंखों से देखने की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह मिट्टी में से एक कीड़े के रेंगने, एक मक्खी के भिनभिनाने को महसूस कर सकता था और यहां तक कि यह भी पता लगा सकता था कि मक्खी का कौन सा पैर घायल है। वांग होंग ने पाया कि उसकी दैवीय चेतना 2 गज तक फैल सकती है, जबकि ग्रंथों में कहा गया है कि चौथे स्तर तक पहुंचने वाला साधक केवल 1 गज तक ही पहुंच सकता है। शक्तिशाली दैवीय चेतना मंत्रोच्चारण, रसायन विद्या, ताबीज बनाने, कलाकृतियों को परिष्कृत करने और संरचनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती थी। उदाहरण के लिए, किसी जादुई युद्ध में अधिक दूरी से हमला करने की क्षमता काफी लाभ देती थी। वांग होंग ने अनुमान लगाया कि इसका संबंध अंतरिक्ष से हो सकता है। अंतरिक्ष में उसकी उपस्थिति उसकी नवजात आत्मा से संबंधित हो सकती है। वांग होंग को फिलहाल नवजात आत्मा की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन अंतरिक्ष में लगातार गतिविधियों से यह स्पष्ट था कि उसकी दैवीय चेतना मजबूत हो रही थी। ची साधना के चौथे स्तर में प्रवेश करने से अंततः उन्हें कई जादुई कलाओं का अभ्यास करने की अनुमति मिली। वांग होंग की सबसे बड़ी इच्छा नियंत्रण यंत्र तकनीक की थी। किंवदंती के अनुसार अमर प्राणी इस तकनीक का उपयोग करके 1000 मील दूर से भी किसी का सिर काट सकते थे। नियंत्रण यंत्र तकनीक से दैवीय चेतना द्वारा जादुई हथियारों को नियंत्रित किया जा सकता था, जो लंबी दूरी के हमलों का एक साधन था। वांग होंग ने जादुई हथियार लंबी भाला निकाला, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डाली और अपनी कुल आध्यात्मिक ऊर्जा का 2/3 हिस्सा अवशोषित करने के बाद लंबी भाला धीरे धीरे हवा में उठी। 2 सांसों तक हवा में झूलने के बाद उसने वांग होंग की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त कर दी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ची साधना की चौथी परत की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वह मुश्किल से एक ही हमला कर पाया। इसीलिए फैटी दाओइस्ट उस समय मारा गया था। वह लंबी दूरी के हमलों का जोखिम नहीं उठा सकता था। वांग होंग ने अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए स्पिरिट वाइन के कुछ घूंट पिए और फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस दिन वांग होंग ने अपने समूह का नेतृत्व करते हुए एक भव्य जुलूस के साथ शहर से बाहर प्रस्थान किया। शहर के द्वार के पास अक्सर मंडराने वाले एक छोटे मोटे बदमाश ने इस दृश्य को देखकर चुपके से एक संदेशवाहक ताबीज छोड़ दिया।
साधना जगत में संदेशवाहक ताबीज सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संचार उपकरण था, जिसकी संचरण सीमा दर्जनों मील से लेकर 1000 मील से अधिक तक भिन्न होती थी। वांग होंग के अलावा समूह में सभी ने धातु का कवच पहन रखा था, चमकदार काले छोटे भाले लिए हुए थे और लोहे के लंबे भाले चला रहे थे। हालांकि अधिकांश साधारण मनुष्य थे जिनका कोई विशेष साधना स्तर नहीं था, फिर भी उनमें से कुछ ही साधना स्तर के थे जिनसे एक विस्मयकारी आभा निकल रही थी। कुछ गिने चुने सैनिकों को छोड़कर जो आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो सकते थे, बाकी सभी सैनिक योद्धाओं के जन्मजात स्तर तक पहुंच चुके थे। तावीजों वाले जादुई हथियारों को छोड़कर व्यक्तिगत शक्ति के मामले में वे प्रारंभिक स्तर के साधकों से कमजोर नहीं थे। प्रशिक्षण की अवधि के बाद वांग होंग ने नियंत्रण उपकरण तकनीक, लकड़ी तत्व की उलझाव तकनीक, लकड़ी की ढाल तकनीक, लकड़ी के कांटे की तकनीक, अग्नि तत्व की अग्निगोला तकनीक और पृथ्वी तत्व की पृथ्वी की दीवार तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। 4 तत्वों से संबंधित आध्यात्मिक जड़ों के कारण वह धातु को छोड़कर सभी 4 तत्वों की जादुई कलाओं का अभ्यास कर सकता था। विविध आध्यात्मिक जड़ों का होना एक छोटा सा लाभ था। इन जादुई कलाओं का अभ्यास करने के लिए उसने हजारों किलोग्राम स्पिरिट वाइन और दसियों हजार स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे, जिसका मूल्य अगर अन्य अनाधिकृत साधकों को पता चल जाए तो वे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यद्यपि ऊर्जा का उपभोग बहुत अधिक था, फिर भी वांग होंग को एक लाभ प्राप्त हुआ। बार बार आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय और पुनर्भरण से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा परिष्कृत होकर अधिक शुद्ध हो गई थी। इस बार उनका गंतव्य एज्योर वॉर्ड सिटी से 50 मील दूर स्थित पर्पल क्लाउड पीक था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर, आध्यात्मिक औषधियों से समृद्ध और कई राक्षसी जीवों का घर था। साधक अक्सर राक्षसी जीवों का शिकार करने और आध्यात्मिक औषधियां एकत्र करने के लिए वहां जाते थे। वांग होंग का पहाड़ों में प्रवेश करने का उद्देश्य राक्षसी जीवों से युद्ध करना और सभी के युद्ध कौशल को निखारना था। आध्यात्मिक औषधि एकत्र करना तो एक गौण कार्य था। पहाड़ों में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद उन्हें अंततः एक झाड़ी हल्की हल्की हिलती हुई दिखाई दी, जिसके साथ कुछ आवाजें भी आ रही थीं। मनुष्यों को अनजाने में नुकसान न पहुंचाने के लिए स्किनी मंकी ने उस दिशा में एक छोटा पत्थर फेंका। पत्थर के गिरने पर एक धीमी सी गुर्राहट सुनाई दी और झाड़ियों के बीच से एक सुअर के आकार का आयरन फैंग बोआ प्रकट हुआ। सुअर शांति से सो रहा था कि अचानक एक पत्थर ने उसकी नींद तोड़ दी। चिढ़कर उसने पास ही 2 पैरों वाले जीवों का एक समूह देखा और उनकी ओर दौड़ पड़ा। पहले वह ऐसे 2 पैरों वाले जीवों से दूर रहता था क्योंकि वे उसके भोजन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब खराब मूड में होने के कारण उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे उसका शिकार हैं या नहीं। उसे बस अपना गुस्सा निकालने का एक जरिया चाहिए था। तैयार उद्देश्य आग। झांग चुनफैंग के आदेश का पालन करते हुए 40 से अधिक छोटे भाले हवा में सीटी बजाते हुए निकले और एक ही हमले में आयरन फैंग बोआ को सही में बदल दिया। जड़त्व के कारण बोआ कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर गिर पड़ा। वांग होंग एक ही राउंड में प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के राक्षसी जानवर को मार गिराने से काफी संतुष्ट था। राक्षसी जीवों को भी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें प्रथम श्रेणी ची साधना स्तर के साधक के बराबर थी। द्वितीय श्रेणी आधारभूत निर्माण स्तर के मनुष्य के समान थी। तृतीय श्रेणी स्वर्णिम कोर स्तर के समान थी, इत्यादि। प्रत्येक श्रेणी में निम्न, मध्य और उच्च उपश्रेणियां थीं, जो क्रमशः प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों के अनुरूप थीं। युद्ध क्षेत्र को साफ करने के बाद वे आगे बढ़े और उनका सामना 2 और राक्षसी जीवों से हुआ, जिन्हें उन्होंने आसानी से हरा दिया। वांग होंग को हिलने का मौका भी नहीं मिला। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छाने लगा, समूह एक समतल भूमि पर स्थित एक धारा के किनारे बैठ गया। आयरन फैंग बोआ को नदी तक घसीट कर ले जाकर उन्होंने उसका मांस साफ किया और छीला। वांग होंग ने विभिन्न आध्यात्मिक औषधि पाउडर निकाले और उन्हें कई बड़े कटोरे में डाला। उन्होंने झांग चुनफेंग और स्किनी मंकी को निर्देश दिया कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा से मांस को बार बार गूंथें। इसका उद्देश्य राक्षसी जानवर के मांस के भीतर मौजूद हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा को निष्क्रिय करना था। इन वर्षों में वांग होंग ने आध्यात्मिक पाककला में भी कुछ कौशल सीख लिए थे। इसका मुख्य कारण मांस के प्रति उनका प्रेम था, शायद अतीत में हुई भूख का परिणाम। अब उन्हें मांस से विशेष लगाव हो गया था। स्किनी मंकी ने 2 बड़े बर्तन रखे और मांस व हड्डियों को अलग अलग पात्रों में रखा। उसने उनमें स्पिरिट स्प्रिंग वाटर डाला, कुछ मसाले मिलाए और नीचे स्पिरिट चारकोल जलाया। राक्षसी जानवर के मांस को साधारण आंच की जरूरत थी, नहीं तो वह ठीक से पकता नहीं। स्किनी मंकी और वांग होंग में एक समान विशेषता थी, मांस के प्रति प्रेम और खाना पकाने का शौक। भोजन की व्यवस्था करने में वह सबसे अधिक उत्साही था। शायद ये दोनों ही बातें अतीत में भूख के अनुभवों से उपजी थीं। आधे घंटे बाद पके हुए मांस की मनमोहक सुगंध हवा में फैल गई। स्किनी मंकी ने अपने थैले से पैनकेक का एक गुच्छा निकाला और सबको खाने के लिए बुलाया। वांग होंग ने एक पैनकेक लिया, उसे आग पर गर्म किया, फैलाया, उसमें थोड़ा सा पका हुआ मांस डाला, थोड़ा सा शोरबा डाला और फिर पैनकेक को रोल कर दिया। एक बड़ा निवाला लेते ही मुंह खुशबू से भर गया। पका हुआ मांस नरम और स्वादिष्ट था, शोरबे में अच्छी तरह घुला हुआ था। वांग होंग ने पैनकेक में अपने अंतरिक्ष से स्पिरिट गेहूं का आटा मिलाया था, जिससे उसमें एक खास चबाने वाला टेक्सचर आ गया था। कुछ घूंट गाढ़े और स्वादिष्ट बोन ब्रोथ को पीते ही वह तृप्त हो गया। काश पैनकेक में थोड़ी हरी प्याज होती तो और भी बढ़िया होता। अगली बार मैं कुछ हरी प्याज लगाऊंगा, वांग होंग ने मन ही मन सोचा। पर्वतीय वन में रात शांत नहीं थी। तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट और कीड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। कभी कभी दूर से जानवरों की दहाड़ें भी सुनाई देती थीं। वांग होंग तंबू के अंदर ध्यान कर रहा था, तभी अचानक उसे एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह तुरंत उछलकर बाहर भागा।
ये वही चेतावनी का संकेत था जिसे उसने सक्रिय कर दिया था। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला। रात में गश्त करने वाले कई सैनिकों की चीख पुकार के साथ ही सभी लोग तंबुओं से बाहर निकल आए। पल भर में ही वे चुपचाप युद्ध की मुद्रा में खड़े हो गए। वांग होंग ने चेतावनी की दिशा में देखा और 12 लोगों को पास आते हुए देखा। सबसे आगे चल रहे वांग होंग ने पहचान लिया कि उसने उसे लिन परिवार के दाओ ट्रांसमिशन हॉल में देखा था। एजोर वॉर्ड सिटी में मध्यम से निम्न स्तर की शक्ति वाला माना जाने वाला लिन परिवार एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर, दर्जनों क्यूई कल्टीवेशन कल्टीवेटर्स और सहयोगी स्वतंत्र कल्टीवेटर्स को मिलाकर कुल मिलाकर 100 से अधिक लोगों का परिवार रखता था। अन्य 11 में से एक ची साधना के 5वें स्तर पर था, 3 ची साधना के 4थे स्तर पर थे और शेष 7 ची साधना के दूसरे या तीसरे स्तर पर थे। वांग होंग आगे बढ़ा और पूछा, तुम लोग कौन हो? मुख्य व्यक्ति लिन जुंजी ने मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीनें लहराई और कहा, आप वांग होंग होंगे। मैं लिन परिवार से लिन जुंजी हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास कुछ संपत्ति है, इसलिए मैंने आपसे कुछ स्पिरिट स्टोन उधार लेने का सोचा। ये तो बस एक छोटी सी बात है, आप कंजूसी तो नहीं करेंगे, है ना? आपको कितने पैसे चाहिए? वांग होंग ने उदासीनता से पूछा। जब तक आप अपने भंडारण थैले और अपने हाथों में मौजूद जादुई हथियार मुझे सौंप देते हैं, तब तक आप मेरी सुरक्षा में रहें। मैं वादा करता हूं कि आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भविष्य में यदि आपको एजोर वॉर्ड सिटी में कोई कठिनाई आती है तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें, लिन जुंजी ने कहा, जबकि वांग होंग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। इसी क्षण ची साधना के 5वें स्तर के साधक ने कहा, बच्चे, लिन यंग मास्टर की उदारता को कम मत समझो। एजोर वॉर्ड सिटी में बहुत से लोग उन्हें उपहार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। लिन यंग मास्टर का तुम्हें नोटिस करना तुम्हारा सौभाग्य है। कुछ देर सोचने के बाद वांग होंग ने कहा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि लिन यंग मास्टर अपना वादा निभाएंगे। अब से मैं लिन यंग मास्टर का आदर करूंगा। वह मुड़ा और इशारा करते हुए बोला, भाइयों आइए और लिन यंग मास्टर से मिलिए। उसके पीछे खड़े लोगों का समूह एक साथ आगे बढ़ा, मानो एक इकाई के रूप में चल रहा हो। वांग होंग ने डांटते हुए कहा, थोड़ा आराम करो, इतनी गंभीरता दिखाकर तुम किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? उसी समय वह लिन जुंजी की ओर बढ़ा, अपनी कमर से स्टोरेज बैग खोला और उसे लिन जुंजी की ओर फेंक दिया। लिन जुंजी के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। वह भंडारण थैली की ओर हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक उसका भाव बदल गया। वह पीछे की ओर झुका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भंडारण थैली के नीचे से कई बीज उसकी ओर तेजी से आए। उसने 3 बीजों से तो खुद को बचा लिया, लेकिन उनमें से 2 उसे लग गए। एक बीज तुरंत अंकुरित हुआ और उसकी शाखाएं फैलकर उसके हाथों और पैरों को जकड़ लिया। असंख्य छोटे छोटे कांटे उसकी त्वचा में चुभ गए, जिनसे लकड़ी का विष निकला, जिसने आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। उसी समय एक सीटी जैसी आवाज सुनाई दी और दर्जनों छोटे भाले उसकी ओर उड़ते हुए आए। भयभीत होकर लिन जुंजी ने भालों को अपने पास पहुंचते देखा, जो एक अजीब सी आवाज के साथ उसके शरीर में घुस गए। वह असहाय था। मृत्यु का सामना करते हुए उसे यिन वुल्फ की उकसाहट सुनकर इस नन्हे साधक को लूटने की कोशिश करने पर पछतावा हुआ। वे नश्वर सैनिक सचमुच विचित्र थे, उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी त्वरित और संगठित कैसे हो सकती थीं? काश उसे 2 सांसों का समय मिल जाता तो वह खुद को छुड़ा सकता था। लिन जुंजी को खुफिया जानकारी मुहैया कराने वाला मुखबिर यिन वुल्फ इस समय एक झाड़ी में छिपा हुआ है और दूर से चुपचाप हो रही हर चीज पर नजर रख रहा है। अपनी धूर्तता और निर्ममता के लिए कुख्यात, वह अक्सर संदिग्ध लेन देन में लिप्त रहता था। जानकार लोग उसे यिन वुल्फ उपनाम से पुकारते थे। कुछ साल पहले उसके भाई ने उसे मनुष्यों के एक समूह को लूटने के लिए आमंत्रित किया, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे एक बड़ा शिकार होंगे। उस समय उसने सोचा कि मनुष्यों के समूह को लूटने से ज्यादा लाभ नहीं होगा, साथ ही अन्य बातों के चलते, इसलिए उसने भाग लेने से परहेज किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भाई कभी वापस नहीं लौटा। काफी छानबीन के बाद उसे पता चला कि उसके भाई की हत्या वांग होंग और उसके गिरोह ने की थी। तब से वह इन लोगों पर गुप्त रूप से नजर रख रहा था और उसने पाया कि वे वास्तव में एक आकर्षक लक्ष्य थे। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक स्टॉल लगा रखे थे और यहाँ तक कि एक दुकान के मालिक भी थे, जिनकी संपत्ति हजारों स्पिरिट स्टोन के बराबर थी। हालांकि ये समूह हमेशा शहर के भीतर ही रहता था, जिससे यिन वुल्फ के लिए हमला करना मुश्किल हो जाता था। अंततः एक अवसर पाकर उसने लिन जुंजी को अपने साथ शामिल होने के लिए मना लिया। लिन परिवार की शाखा का सदस्य लिन जुंजी मासिक रूप से केवल 2 कंडेंसिंग चीपल्स और 20 स्पिरिट स्टोन से ही अपना खर्च चलाता था। कभी कभी वह आवारा साधकों को लूटने में लिप्त रहता था। यिन वुल्फ से सूचना मिलते ही उसने तुरंत एक दल का नेतृत्व करते हुए उनका पीछा किया। रास्ते में यिन वुल्फ को चुपके से निकल जाने का बहाना मिल गया और उसने छुपकर स्थिति का जायजा लिया। अगर लिन जुंजी जीत जाता तो वह घात लगाकर कुछ फायदे हासिल करने और शायद कुछ और वार करने की योजना बना रहा था। अगर लिन जुंजी हार जाता या मर जाता तो यह समूह लिन परिवार को नाराज कर देता, जो नींव निर्माण के साधकों वाला एक मध्यम आकार का शक्तिशाली परिवार था, जिससे उन्हें कुचलना आसान हो जाता। इस समय यिन वुल्फ ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। नीचे मौजूद लिन जुंजी पर घात लगाकर हमला किया गया और एक ही बार में उसे मार डाला गया। शेष समूह में 5वें स्तर के ची साधना साधक को वांग होंग ने उलझा लिया, जबकि शेष 10 ने 40 से अधिक सैनिकों का सामना किया। सैनिकों ने 3 चरणों में हमला किया, ज्वार की लहरों की तरह लगातार आक्रमण करते रहे। प्रत्येक हमले में एक ही व्यक्ति को निशाना बनाया गया, जब तक कि वह मारा नहीं गया।
इन सैनिकों ने निर्बाध समन्वय स्थापित किया। एक टुकड़ी हमला कर रही थी जबकि दूसरी तैयारी कर रही थी। सैनिकों में से दो ची साधना करने वाले साधकों द्वारा फेंके गए कई रक्षात्मक ताबीजों ने साधकों के जादुई कौशल और ताबीज हमलों को रोक दिया। उनमें एक दूसरे पर भरोसा और समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यिन वुल्फ ने यह दृश्य देखा और अपनी किस्मत को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। बस थोड़े से समय में ही उसने सैकड़ों स्पिरिट स्टोन के बराबर मूल्य के दर्जनों स्पिरिट ताबीज बर्बाद कर दिए थे। नश्वर सैनिक तो बदले जा सकते थे, ऐसे और भी बहुत सारे सैनिक मौजूद थे। दूसरी ओर वांग होंग का सामना ची साधना के 5वें स्तर के साधक से हुआ। साधक ने एक काली उड़ने वाली तलवार लहराई और वांग होंग की ओर वार किया। वांग होंग ने अविचलित होकर अपने लंबे भाले से हमले का जवाब दिया। दोनों हवा में कई बार भिड़े। पलक झपकते ही दोनों के बीच कई बार हाथापाई हुई। वांग होंग ने झटपट स्पिरिट वाइन की एक बोतल पी ली, उसे एक तरफ फेंक दिया और दूसरी बोतल निकालकर पीने लगा। आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत तेजी से हो रही थी और जादुई हथियार को संभालना चौथे स्तर की ची साधना के लिए आदर्श नहीं था। सामने वाले साधक ने भी स्पिरिट वाइन निकाली, एक घूंट पिया और तुरंत उसकी ऊर्जा पुनः भर गई। उसकी स्पिरिट वाइन वांग होंग की स्पिरिट वाइन से कहीं बेहतर स्तर की प्रतीत होती थी। अपनी कमजोरी को भांपते हुए वांग होंग ने कुछ अग्नि गोले वाले ताबीज निकाले और उन्हें प्रतिद्वंद्वी पर फेंक दिया। जले हुए बालों के साथ वह साधक दयनीय हालत में कुछ अग्नि गोल ताबीजों से बचता हुआ बड़बड़ाया, बच्चे, क्या बर्बादी है। मैंने किसी को शुरू से ही दूसरों पर आत्मा पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा है, यह मेरा अंदाज है। जादुई हथियार आपस में टकराते रहे और वांग होंग ने स्पिरिट वाइन की एक और बोतल पी ली। उसने कहा, मुझे लोगों पर स्पिरिट स्टोन फेंकना बहुत पसंद है। अगर ये तुम्हारा है तो बेझिझक ले लो। परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना उसने तेजी से एक के बाद एक कुछ और ताबीज फेंक दिए। बूम बूम बूम, अग्नि गोलों से बने ताबीज आग के सागर में तब्दील हो गए। ची साधना के 5वें स्तर के साधक के पास ताबीजों की निरंतर बमबारी के बीच बचने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में वह पूरी तरह से जल में डूब गया और राख में बदल गया। दूसरी तरफ के बाकी 10 किसान अब संघर्ष कर रहे थे, जिनमें से केवल 5 ही डटे रहे। वांग होंग ने युद्ध में तुरंत प्रवेश नहीं किया बल्कि पास खड़े होकर स्थिति का अवलोकन किया। एक साधक ने अपरिहार्य हार को देखते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन वांग होंग ने उसे उलझाने की तकनीक का उपयोग करके जकड़ लिया। ये देखकर झांग चुनफेंग चिल्लाया, घेराबंदी करो। मूल 3 लहरों वाली आक्रमण संरचना 5 टुकड़ियों में परिवर्तित हो गई, जिन्होंने शेष 4 व्यक्तियों को दोनों ओर से घेर लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वांग होंग ने उन्हें वापस भेज दिया। वह उनका इस्तेमाल अभ्यास के लिए करना चाहता था। 15 मिनट बाद लड़ाई समाप्त हो गई। सभी 12 लोग मारे गए। लूट का माल इकट्ठा करने के बाद शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। युद्ध क्षेत्र से निपटने के बाद समूह रात के अंधेरे में शहर लौट आया, इस अनिश्चितता के साथ कि लिन जुंजी के पास कोई और तरकीब बची है या नहीं। झाड़ियों में छिपा हुआ यिन वुल्फ वांग होंग और अन्य लोगों के दूर चले जाने के बाद ही राहत की सांस ले पाया। इन लोगों का दबाव बहुत अधिक था। उसने पहले कभी भी कुछ ची साधना करने वाले प्रथम और द्वितीय स्तर के साधकों के साथ मनुष्यों के ऐसे समूह को इतनी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करते नहीं देखा था। उसके भाई की मृत्यु वास्तव में व्यर्थ नहीं गई। 40 से अधिक व्यक्तियों, जिनमें अधिकतर नश्वर थे और जिनकी साधना का उच्चतम स्तर चौथे स्तर की ची साधना था, ने अप्रत्याशित रूप से 10 से अधिक अमर साधकों का वध कर दिया। इनमें छठे स्तर की ची साधना करने वाला लिन जुंजी भी शामिल था। उसने शुरू में सोचा था कि अगर लिन जुंजी को कोई फायदा नहीं भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 लोग ही मरेंगे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सभी लोग मारे जाएंगे। वह ची साधना के केवल 5वें स्तर पर था। यदि वह समय रहते ही इस दुनिया से विदा न हो जाता तो शायद अब वह भी राख के उस ढेर का हिस्सा होता। जिन मनुष्यों को वह आमतौर पर तुच्छ चींटियों की तरह आसानी से कुचलने योग्य समझता था, अब उन्हें वह देवताओं के समान पूजनीय मानता था। इस युद्ध का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने ऐसे दुर्जय शत्रुओं को समाप्त करने का संकल्प लिया। वांग होंग का समूह अपने निवास पर लौटा और लूटी हुई वस्तुओं को आपस में बांट लिया। 12 व्यक्तियों से लगभग 300 स्पिरिट स्टोन, 10 जादुई हथियार, कई औषधियां और स्पिरिट हर्ब्स प्राप्त हुए। उनमें से 2 के पास तो जादुई हथियार भी नहीं थे। वे साथ क्यों चल रहे थे? वांग होंग ने हंसते हुए कहा। लूट के माल में लिन जुंजी का जादुई हथियार, आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम श्रेणी की उड़ने वाली तलवार और कीमिया की मूल बातें नामक एक पुस्तक शामिल थी, जिसमें 3 औषधियों की विधि और रसायन शास्त्र का बुनियादी ज्ञान था। वांग होंग ने ये दोनों वस्तुएं ले लीं और बाकी अपने सैनिकों में बांटने के लिए छोड़ दी। ये लड़ाई एक बड़ी हार थी, क्योंकि अकेले ताबीजों की कीमत ही 1000 से अधिक स्पिरिट स्टोन थी। देखने में भले ही जीत लग रही हो, लेकिन ये सब स्पिरिट स्टोन खर्च करके ही हासिल किया गया था। ताबीजों के बिना परिणाम अनिश्चित होता और जीत मिलने पर भी भारी जानमाल का नुकसान होता। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे शिलालेख तकनीकों को सीखने में अपनी प्रगति को तेज करने की आवश्यकता थी। कीमियाग्री, शिलालेख तकनीकों, जादुई कलाओं के अभ्यास, ध्यान आदि में कितना कुछ सीखना बाकी है। वांग होंग आह भरे बिना नहीं रह सकी। असल में वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। बाकी लोग साधना पर ध्यान देते थे, कुछ जादुई कलाओं का अभ्यास करते थे और फिर राक्षसी जीवों का शिकार करने और साधना संसाधनों के बदले आध्यात्मिक औषधियां प्राप्त करने के लिए बाहर जाते थे। अगले दिन वांग होंग को 10,000 कानूनों का टावर नाम की एक दुकान मिली। अंदर प्रवेश करते ही किताबों और जैद की नक्काशी से भरी महोगनी की अलमारियों की कतारें उसकी नजरों में छा गईं।
सफेद वस्त्र धारण की हुई एक दासी पास आए और अभिवादन करते हुए बोली, आदरणीय साधक, कृपया इधर आइए। वांग होन को चाय की मेज पर ले जाते हुए उसने उसके लिए आध्यात्मिक चाय का एक बर्तन भरा। वांग होन ने चाय की एक घूंट ली और सुगंधित चाय से ताजगी का अनुभव किया। सफेद वस्त्रधारी दासी ने पूछा, हमारी दुकान विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और जेड स्क्रॉल में विशेषज्ञता रखती है। आदरणीय साधक को क्या चाहिए? मैं आपके लिए उन्हें ढूंढ सकती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद वांग होंग ने कहा, मुझे रसायन शास्त्र, आध्यात्मिक औषधियाँ, शिलालेख तकनीक, स्पिरिट वाइन बनाने की विधि, आध्यात्मिक पाक कला और जादुई कलाओं के अभ्यास पर किताबें चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है सब ले आइए। सफेद वस्त्र पहने नौकरानी अचंभित थी। उसने पहली बार किसी को इतनी विविध प्रकार की किताबें खरीदते देखा था। क्या वह इन सभी को पढ़ पाएगा? कई लोगों ने अपना पूरा जीवन केवल एक कौशल में महारत हासिल करने में बिताया और उसी के दम पर साधना जगत में सफलता प्राप्त की। इन तकनीकों को सीखने के लिए न केवल समय बल्कि पर्याप्त संसाधनों की भी आवश्यकता थी। यहाँ तक कि विपुल संसाधनों से संपन्न प्रतिष्ठित सांस्कृतिक परिवारों में भी वे केवल एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। कुछ परिवार रसायन शास्त्र के लिए, कुछ संरचनाओं के लिए और कुछ कलाकृतियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। व्यक्तियों की तो बात ही छोड़िए। सफेद वस्त्रधारी नौकरानी को खुशी का एक तेज एहसास हुआ। आखिरकार उसे कमीशन मिलता था और ग्राहक जितना अधिक सामान खरीदता था उतना ही अधिक वह कमाती थी। उसने तेजी से विभिन्न किताबों की अलमारियों को खंगाला और अंततः स्क्रॉल और जेड स्क्रॉल सहित कई चीजें वापस ले आई। वांग होंग ने प्रत्येक वस्तु का बारीकी से निरीक्षण किया और अनुपयुक्त वस्तुओं को अलग कर दिया। अंत में उन्होंने जेड स्क्रॉल और पुस्तकों का मिश्रण 32 वस्तुएं चुनी। सफेद वस्त्रधारी दासी अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पा रही थी। उसके चेहरे पर इतनी मुस्कान थी कि उसके गालों के 2 डिंपल साफ दिख रहे थे। उसने कहा, 20 जेड स्क्रॉल, 12 पुस्तकें, कुल मिलाकर 12,600 स्पिरिट स्टोन। मैं आपके लिए 600 स्पिरिट स्टोन माफ कर सकती हूँ। आपको बस 12,000 स्पिरिट स्टोन चुकाने होंगे। वांग होंग ने पूछा, मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं है। क्या मैं भुगतान की भरपाई स्पिरिचुअल मेडिसिन से कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये स्वीकार्य है, सफेद वस्त्रधारी नौकरानी ने उत्तर दिया, लेकिन उसे इस बात की भी थोड़ी चिंता थी कि वांग होंग के पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन न हो। वांग होंग ने एक जेड बॉक्स निकाला और उसे सफेद वस्त्रधारी नौकरानी को सौंप दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? सफेद वस्त्रधारी दासी ने जेड का डिब्बा खोला, अंदर झांका और झट से बंद कर दिया। उसने कहा, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सकती। कृपया एक पल रुकिए। ये कहकर वह जल्दी से पिछले हॉल की ओर चल पड़ी। 15 मिनट बाद सफेद वस्त्र पहने नौकरानी एक विद्वान के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के पीछे पीछे पिछले हॉल से बाहर निकली। वांग होंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह उस व्यक्ति के साधना स्तर का अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन वह कम से कम फाउंडेशन बिल्डिंग साधना स्तर का साधक तो था ही। विद्वतापूर्ण वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने वांग होंग को प्रणाम किया और कहा, युवक मित्र, क्या मैं उस आध्यात्मिक औषधि को देख सकता हूं जो आपने पहले दिखाई थी? वांग होंग ने आदरपूर्वक जेड बॉक्स सौंप दिया। विद्वतापूर्ण वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने उसे खोला, सूंघा और जड़ का एक छोटा टुकड़ा चबाया। ये सचमुच 300 साल पुराना स्कारलेट ब्लड जिनसिंग है, जो एक मध्य स्तरीय साधक को अगले चरण में पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। इसकी कीमत लगभग 13 से 14,000 स्पिरिट स्टोन है। चलिए 14,000 पर बात तय करते हैं, ठीक है? विद्वान वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। वांग होंग तुरंत सहमत हो गया। उसने काफी छानबीन की थी और जानता था कि स्कारलेट ब्लड जिनसिंग आध्यात्मिक औषधि के वर्ष के आधार पर साधकों को क्यूई साधना के चरण से लेकर नवजात आत्मा के चरण तक की बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि स्कारलेट ब्लड जिनसिंग की खेती करना आसान नहीं था, फिर भी कुछ प्रमुख शक्तियों ने इसकी थोड़ी मात्रा में खेती करने में सफलता प्राप्त की थी। दुर्लभ होने के बावजूद यह अत्यधिक दुर्लभ नहीं था, अन्यथा यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता। विद्वतापूर्ण वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने वांग होंग को एक भंडारण थैली सौंपी। 2000 स्पिरिट स्टोन, कृपया पुष्टि करें। वांग होंग ने उसे लिया, अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसका विश्लेषण किया और राशि सही पाई गई। उसने विदाई ली और चला गया। अपने निवास पर लौटकर वांग होंग ने साधना तकनीकों में तुरंत गहराई से उतरने की कोशिश नहीं की। ऐसे मामलों में दीर्घकालिक अध्ययन की आवश्यकता होती है और जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उसने सभी जेड स्क्रॉल और किताबें पुस्तकालय में रख दी, जहां से कोई भी योगदान के आधार पर उन्हें उधार ले सकता था। वह रसायन विद्या, कलाकृति निर्माण और ताबीज बनाने में कुशल अधीनस्थों को पाकर प्रसन्न था। सैन्य पृष्ठभूमि से आने के कारण उनका दृढ़ विश्वास था कि व्यक्तिगत शक्ति सामूहिक शक्ति से कहीं कम महत्वपूर्ण होती है। किसी भी शीर्ष विशेषज्ञ का काम किसी शक्तिशाली संगठन के समर्थन के बिना संभव नहीं होता। हर चीज में व्यक्तिगत संघर्ष उसका सारा समय ले लेते थे, जिससे आत्मविकास के लिए कोई समय नहीं बचता था। चाहे कुछ भी हो जाए, साधना से समझौता नहीं किया जा सकता था। साधना का स्तर ही सर्वोपरि था। चाहे ची साधना करने वाला साधक विभिन्न तकनीकों में कितना भी कुशल क्यों न हो, वह नींव निर्माण करने वाले साधक के थप्पड़ की बराबरी नहीं कर सकता था। वांग होंग ने एक संघननची गोली का सेवन किया, जिससे औषधीय शक्ति को ध्यान के माध्यम से आत्मसात करने की अनुमति मिली, जो कि इस समय उनके लिए साधना का सबसे कुशल तरीका है। अमृत को परिष्कृत करने के बाद वांग होंग पढ़ने के लिए अंतरिक्ष में लीन हो गए। अंतरिक्ष में 25 गुना अधिक समय बिताने से उसे अनेक कौशल सीखने का आत्मविश्वास मिला। दुर्भाग्यवश अनेक प्रयासों के बाद उसने पाया कि अंतरिक्ष में साधना का अभ्यास नहीं किया जा सकता।
दैनिक साधना और अध्ययन में संतुलन बनाए रखने से वांग होन का जीवन काफी संतुष्ट था। हालांकि तीसरे दिन कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया। लिन परिवार का वैद्य पुत्र लिन यून सफेद वस्त्र पहने, हाथ पीठ के पीछे बांधे, संकीर्ण आंखों से दूसरों को तिरस्कारपूर्ण भाव से घूर रहा था। लिन यून ने बेपरवाह लहजे में कहा, तुम वांग होंग ही होगे। हालांकि मेरा भाई कोई होनहार नहीं था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जिसे कोई भी आसानी से मार सके। वांग होंग ने व्याकुल होकर पूछा, तुम्हारा कौन सा भाई? उसे किसने मारा? मृतक वापस जीवित नहीं हो सकता, तुम्हें शोक मनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। हम्फ, लिन यून ने ठंडी आवाज में कहा, लगता है तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। यिन वुल्फ, बाहर आओ। काले चोगे में लिपटा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी नाक टेढ़ी और आंखें त्रिकोणीय थीं, अनुयायियों के बीच से निकला। ये व्यक्ति यिन वुल्फ था और इस समय उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। इसके बाद यिन वुल्फ ने उस रात की घटनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जब वांग होंग और उसके समूह का दुश्मनों से सामना हुआ। उन्होंने उन्हें मार गिराया और शहर लौट आए। ये सब सुनकर वांग होंग जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी तो काफी मनोरंजक है, लेकिन हमारा आपस में कोई झगड़ा या विवाद नहीं है। तुम मुझे फंसाकर बदनाम क्यों कर रहे हो? इसके अलावा अगर आप मुझे फंसाना चाहते हैं तो क्या आप कम से कम गंभीर होकर कहानी को और अधिक विश्वसनीय नहीं बना सकते? मेरी ची साधना का स्तर चौथे स्तर पर है और मैं नश्वर सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए कई अमर साधकों का सफाया कर सकता हूं। क्या तुम्हें खुद भी इस पर यकीन है? लिन यून को उसकी बातों की विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा। इन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं थी। यिन वुल्फ ने लिन यून को प्रणाम करते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है। यदि इसमें एक भी झूठ है तो मेरी मृत्यु शांतिपूर्ण न हो। वांग होंग ने ताना मारते हुए कहा, ऐसी कसम खाने का क्या फायदा? तुम्हारा चेहरा ही खलनायक होने का सबूत है। मुझे तो शक है कि तुमने खजाने के लिए मृतक की हत्या की होगी, फिर सारा दोष मुझ पर मढ़कर खुद को बचा लिया। लिन यंग मास्टर, ये सब तो बस उसकी तरफ की कहानी है। कौन जाने उसके इरादे क्या क्या बुरे हो सकते हैं। वांग होंग ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। लिन यून ने अपना उदासीन भाव बनाए रखते हुए कहा, चूंकि तुम इस मामले में शामिल हो तो नीचे जाओ और मेरे नाकाबिल भाई के साथ अंतिम संस्कार में शामिल हो जाओ। बेशक अगर बाद में ये साबित हो जाए कि तुम पर गलत आरोप लगाया गया था तो मैं इस व्यक्ति को मारकर तुम्हारे साथ अंतिम संस्कार में शामिल हो जाऊंगा। इन शब्दों से क्रोधित होकर वांग होंग ने पलटवार करते हुए कहा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? चलो इस मामले को शहर के बाहर सुलझाते हैं। शहर के भीतर लड़ाई की अनुमति न होने के कारण वांग होंग को डर नहीं था। शहर में कई स्वर्णकोर साधक थे और लिन परिवार खुलेआम उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। कल कोई तुम्हें जीवन और मृत्यु के मंच पर चुनौती देगा, लिन यून ने मुड़ने से पहले घोषणा की। मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो मुझे दोष मत देना, वांग होंग ने पीछे से चिल्लाकर कहा। यद्यपि शहर के भीतर निजी तौर पर लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती थी, फिर भी ऐसे अनसुलझे संघर्ष उत्पन्न हुए जिनके कारण जीवन और मृत्यु मंच प्रणाली की स्थापना हुई। एक पक्ष जीवन और मृत्यु मंच पर पंजीकरण कराकर चुनौती दे सकता था, दूसरा पक्ष चुनौती स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। प्रतिद्वंद्वी को चुनौती स्वीकार करने के लिए बाध्य करना मना था। एक बार चुनौती स्वीकार हो जाने पर जीवन और मृत्यु दांव पर लग जाती थी। अगले दिन वांग होंग को जीवन और मृत्यु मंच से एक चुनौती पत्र मिला। ये लिन परिवार के एक साधक की ओर से था जो ची साधना के छठे स्तर पर था और उसे चुनौती देने का इरादा रखता था। मैं स्वीकार नहीं करता, उसे बता दो कि मैं रसायन विद्या में व्यस्त हूं और मेरे पास समय नहीं है, वांग होंग ने गुस्से से कहा। पहले वह शायद बेबाकी से बोलता था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि स्वेच्छा से अपनी मौत को गले लगा ले। तीसरे दिन एक और चुनौती पत्र आया जो फिर से उसी छठे स्तर के ची साधना करने वाले साधक की ओर से था। मैं स्वीकार नहीं करती। चौथे दिन ... 11वें दिन एक बदलाव आया। इस बार ये 5वें स्तर का ची कल्टीवेशन साधक था। मैं स्वीकार नहीं करता। 5वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी के सामने उसकी जीत की कोई संभावना नहीं थी। पिछली बार जब उसने 5वें स्तर के साधक को हराया था तब उसने स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके उसे कुचल दिया था। वांग होंग की प्रतिभा औसत दर्जे की थी। वह साधारण तकनीकों का अभ्यास करता था और उसने किसी भी शक्तिशाली जादुई कला या गुप्त तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी। उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना संभवतः उसकी मृत्यु का कारण बनता। कई दिनों तक वांग होंग ने किसी भी चुनौती को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी दैनिक साधना जारी रखी जिसमें रसायन शास्त्र और ताबीज बनाने का अभ्यास शामिल था। 25वें दिन लिन परिवार ने अंततः लिन डोंग नामक एक साधक को भेजा जो कि ची साधना में चौथे स्तर का साधक था। इस बार वांग होंग ने बिना किसी झिझक के उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पहले लड़ाई न करना दूरदर्शिता का मामला था। अगर उसमें अपने ही स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने का साहस नहीं था तो कौशल विकसित करने का कोई फायदा नहीं था। बेशक साहस एक बात थी, पर्याप्त तैयारी दूसरी बात। इस बार वांग होंग बड़ी संख्या में आध्यात्मिक ताबीज और आध्यात्मिक शराब लेकर आया था। जादुई हथियार का इस्तेमाल करने में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना बेहतर था। वांग होंग ने जीवन और मृत्यु के चबूतरे पर कदम रखा जो एक गज ऊंचा चबूतरा था जिसे मिट्टी और पत्थरों को ढेर करके बनाया गया था और संरचनात्मक संरचनाओं से मजबूत किया गया था।
एक प्रकाश स्क्रीन जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा ढाल ने इसे घेर रखा था, जो युद्ध के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा के फैलाव को रोकती थी, इस प्रकार निर्दोषों की रक्षा करती थी। नीचे दर्शकों के बीच लगभग 30 से 40 सीटें बिखरी हुई थीं और केवल मुट्ठी भर दर्शक ही मौजूद थे। वांग होंग ने ऊंचे चबूतरे पर छलांग लगाई, जहां एक अन्य साधक, जिसकी उम्र संभवतः 30 या 40 के आसपास थी और जिसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी, पहले से ही इंतजार कर रहा था। नाम का आदान प्रदान करने के बाद वांग होंग ने बिना किसी झिझक के अपने ऊपर 2 स्वर्ण प्रकाश ताबीज लगा लिए। उसने कोई जादुई हथियार नहीं बुलाया, बल्कि एक लंबा भाला उठाया, पवन नियंत्रण तकनीक को सक्रिय किया और लिनडोंग की ओर दौड़ पड़ा। इसके जवाब में लिनडोंग ने अपने ऊपर एक रक्षात्मक ताबीज लगा लिया और अपनी उड़ने वाली तलवार में शक्ति का संचार करते हुए उसे छोड़ने की तैयारी की। वांग होंग ने अपना भाला तेजी से लिनडोंग की ओर बढ़ाया, जिसने हताशा के क्षण में स्वर्ण प्रकाश ताबीज की एक और परत जोड़ दी। लिनडोंग भाले के वार के सामने डटा रहा और साथ ही उसने अपनी उड़ने वाली तलवार वांग होंग के चेहरे की ओर छोड़ दी। वांग होंग ने अपना सिर झुकाया और उड़ती हुई तलवार स्वर्ण प्रकाश ताबीज को छूते हुए निकल गई। उड़ती हुई तलवार ने दिशा बदलकर वांग होंग की पीठ पर निशाना साधा। उड़ती हुई तलवार से बचते हुए वांग होंग ने अपना लंबा भाला लिनडोंग की ओर बढ़ाया। अमर साधना करने वालों की आम लड़ाइयों में प्रतिद्वंद्वी लगभग 1 गज या उससे अधिक की दूरी पर खड़े होते थे और दूर से हमला करने के लिए जादुई कलाओं, जादुई हथियारों और ताबीजों का उपयोग करते थे। आमने सामने की लड़ाई का सामना करना दुर्लभ था। वर्षों के युद्ध अनुभव के कारण वांग होंग इस मामले में पहले से ही माहिर थे। मंच पर कदम रखने से पहले उन्होंने यही रणनीतिक योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत का लाभ उठाया और कमजोरियों से बचा। आमने सामने की लड़ाई, क्या यह आदमी शरीर को संवारने वाला है? दर्शकों में से एक युवक ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसके बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं लगता। वह साधारण नश्वर युद्ध तकनीकों का उपयोग कर रहा है और उसकी ताकत केवल कुछ हजार किलोग्राम है। शरीर साधना करने वाले अपने शरीर को परिष्कृत करने में माहिर होते हैं और निकट युद्ध में अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कुछ शक्तिशाली लोग तो अपने शरीर से जादुई खजानों का भी सामना कर सकते हैं। अगर शरीर को संवारने वाले इतने शक्तिशाली हैं, तो उनकी संख्या इतनी कम क्यों है? मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा, युवक ने फिर पूछा। शरीर साधना का मार्ग अत्यंत कठिन है, प्रगति धीमी है और शरीर साधना करने वालों को अपने शरीर को पोषण देने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक खजाने, राक्षसी जानवरों के मांस और रक्त का सेवन करना पड़ता है, अन्यथा प्रगति बेहद धीमी होती है, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे समझाया। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, तब तक दोनों पक्षों के बीच 10 से अधिक बार एक दूसरे पर प्रहार हो चुके थे। लिनडोंग बार बार अपनी उड़ने वाली तलवार चला रहा था और वांग होंग लिनडोंग के चारों ओर घूमकर मौका पाकर अपना भाला चला रहा था। लिनडोंग का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो रही थी। अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए स्पिरिट वाइन का सेवन करने के उसके कई प्रयास वांग होंग द्वारा बाधित किए गए। अंत में एक जोरदार खनखनाहट के साथ उड़ने वाली तलवार जमीन पर गिर पड़ी। फ्लाइंग स्वॉर्ड के व्यवधान के बिना वांग होंग के लंबे भाले ने तेजी से वार किया और कई परतों वाले स्वर्ण प्रकाश ताबीजों को भेद दिया। फिर एक झटके में उसने लिनडोंग का सिर 1 गज दूर फेंक दिया। वांग होंग ने गिरे हुए जादुई हथियार, उड़ने वाली तलवार और लिनडोंग द्वारा छोड़े गए भंडारण बैग को उठाया और विजयी भाव से वहां से चला गया। अगले दिन लिन परिवार ने एक और साधक, चौथे स्तर के ची साधक को वांग होंग को चुनौती देने के लिए भेजा। वांग होंग ने अपने शरीर पर रक्षात्मक चिन्हों की कई परतें लगाईं और जादुई हथियारों और ताबीजों से प्रतिद्वंद्वी के हमलों का सामना करते हुए आमने सामने की लड़ाई लड़ी। अंत में उसने चुनौती देने वाले को मार डाला। कुछ दिनों की शांति के बाद 5वें दिन लिन परिवार ने हुकिंग नामक एक साधक को उसे चुनौती देने के लिए भेजा। हुकिंग, जो 30 वर्ष की आयु का एक हट्टा-कट्टा और सांवले रंग का व्यक्ति था, ने मंच से बेपरवाही से घोषणा की, बच्चे अपनी बदकिस्मती को दोष दे। लिन परिवार ने मुझे यहाँ लाने के लिए 500 स्पिरिट स्टोन दिए हैं ताकि मैं तुम्हारा सिर काट सकूं। दर्शकों में से एक साधक ने आह भरते हुए कहा, लिन परिवार काफी उदार है। मेरी वार्षिक आय 100 स्पिरिट स्टोन से थोड़ी ही अधिक है। एक अन्य किसान ने कहा, मुझे लगता है कि हुकिंग निश्चित रूप से कुशल होगा, तभी लिन परिवार उसे इतनी कीमत दे रहा है। वांग होंग को अपने इनाम की इतनी कम राशि की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं और अधिक स्पिरिट स्टोन दूं, तो क्या आप लिन परिवार के एक और साधक को मारने में मेरी मदद कर सकते हैं? हा, कोई जरूरत नहीं। एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगी, तो तुम्हारे सारे स्पिरिट स्टोन मेरे हो जाएंगे। मरने से पहले मैं तुम्हें आमने सामने की लड़ाई का असली हुनर दिखा दूं। ये कहते हुए हुकिंग ने दस्ताने पहने और आत्मविश्वास से वांग होंग की ओर बढ़ गई। अपने सामने मौजूद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को देखकर वांग होंग ने अपने ऊपर सोने के प्रकाश के ताबीजों की कई परतें लगा लीं। फिर उसने अपना भाला हुकिंग की ओर बढ़ाया। हुकिंग ने न तो वार से बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटे, बल्कि अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से भाले पर जोरदार प्रहार किया। वांग होंग को एक जबरदस्त झटका लगा, जिससे भाला बुरी तरह हिल गया और लगभग उसके हाथ से फिसल गया। इसके बाद एक जोरदार मुक्का वांग होंग की छाती और पेट पर लगा। वांग होंग ने भाले से वार को रोकने की हड़बड़ी की, लेकिन बल के एक और झटके ने उसे हवा में उड़ा दिया। वांग होंग ने खुद को संभालने की कोशिश की, उसे अपनी बाहों में दर्द और सीने में बेचैनी महसूस हो रही थी। रक्षा की 2 और परतें जोड़ते हुए उसने हुकिंग पर फिर से हमला किया। हालांकि केवल 3 चालों के बाद उसे एक बार फिर से हवा में उछाल दिया गया।
हुकिंग शांत रहा और आत्मसंतुष्ट भाव से वांग होंग के उठने का इंतजार करता रहा। फिर उसने दोबारा हमला किया। कुछ देर की झड़प के बाद वांग होंग पीछे हट गया। इस बार वांग होंग हुकिंग पर वार करने में कामयाब रहा, लेकिन ये किसी धातु की प्लेट पर वार करने जैसा था, कोई नुकसान नहीं हुआ। देखा, ये तो सचमुच एक देह साधक है जिसकी शक्ति हजारों किलोग्राम तक पहुंचती है और जो अपने शरीर से ही जादुई हथियारों के हमलों का सामना कर सकता है। आमने सामने की लड़ाई में अजेय है, दर्शकों में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने पास खड़े एक युवक से कहा। तो क्या शरीर साधना करने वाला व्यक्ति उसी स्तर पर अजेय नहीं होता? युवक ने कुछ ईर्ष्यालु भाव से पूछा। कमोबेश, लेकिन उनकी कुछ कमियां भी हैं। आमतौर पर शरीर साधना करने वाले लोग जादुई कलाओं का अभ्यास नहीं करते और केवल आमने सामने की लड़ाई में ही शामिल हो सकते हैं। यदि प्रतिद्वंद्वी उन्हें करीब आने का मौका नहीं देता तो चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे बेकार हो जाते हैं, केवल हमलों का निशाना बन जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। अगर वे आध्यात्मिक ऊर्जा और जादुई कलाओं का भी अभ्यास करें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? युवक ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने युवक के सिर पर एक प्रहार किया और कहा, यह इतना आसान नहीं है। शरीर साधना करने वाले पहले से ही बहुत धीमी गति से प्रगति करते हैं और इसके लिए काफी संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि वे आध्यात्मिक ऊर्जा और जादुई कलाओं का भी अभ्यास करें तो समय और संसाधनों की खपत को कौन सहन कर पाएगा? इसी बीच हुकिंग की मुट्ठियों ने सोने के प्रकाश के ताबीज की 2 परतों को चकनाचूर कर दिया, जिससे वांग होंग के मुंह से खून निकल आया। उठने के लिए संघर्ष करते हुए वांग होंग ने रक्षा की 2 और परतें जोड़ी और फिर से हमला किया। एक बार फिर वह हवा में उड़ गया, लंबा भाला उसके हाथ से फिसल गया और उसने और अधिक खून खांसा। इस समय वांग होंग को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। थकान के कारण उसके अंग हल्के से कांप रहे थे। वह न केवल शारीरिक शक्ति में अंतर का आकलन करने के लिए बल्कि एक नई खोज के कारण भी लगातार प्रयास करता रहा। लंबे समय तक औषधियों के सेवन के कारण उसके शरीर में काफी मात्रा में अवशिष्ट औषधीय शक्ति बची हुई थी, जिसे वह अवशोषित नहीं कर पा रहा था। लगातार भारी प्रहारों के कारण यह अवशिष्ट शक्ति धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में समा गई, जिससे उसका शरीर मजबूत हो गया। वांग होंग धीरे धीरे उठा, एक सफेद जेड जीवन विस्तार गोली नीली लंबा भाला उठाया, उस पर सोने के प्रकाश ताबीज की 2 परतें चढ़ाईं और लंगड़ाते हुए हुकिंग की ओर बढ़ा। एक बार फिर हवा में उछाले जाने के बाद वांग होंग जमीन पर बैठ गया, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कहा, सच तो यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आमने सामने की लड़ाई में मुझे तुमसे कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम खेलना नहीं चाहते, बच्चे। तुम्हारे कष्टों को देखते हुए मैं अब तुम्हें और नहीं सताऊंगा। मैं तुम्हें तुरंत मौत दूंगा, हुकिंग ने क्रूर भाव से वांग होंग की ओर बढ़ते हुए कहा। वांग होंग हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं हार मानता हूं। मैं तुम्हें लड़ाई में नहीं हरा सकता। लगता है मुझे तुम्हें फिर से मारने के लिए स्पिरिट स्टोन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी समय उसने मुट्ठी भर ताबीज निकाले, कम से कम दर्जन भर, और उन्हें हुकिंग पर फेंक दिया। वांग होंग को विरोधियों से निपटने के लिए स्पिरिट स्टोन का सहारा लेने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि स्पिरिट स्टोन के अलावा उसके पास कोई अन्य उल्लेखनीय कौशल नहीं था। हुकिंग ये देखकर दंग रह गया कि अनगिनत ताबीज उसकी ओर उड़ते हुए आ रहे हैं और 2 गज के दायरे में फैले क्षेत्र को घेर रहे हैं। भागने में असमर्थ उसने देखा कि वह आग के सागर में समा गया है। कुछ देर बाद वांग होंग ने राख से एक स्टोरेज बैग और दस्तानों की एक जोड़ी निकाली। जीवन और मृत्यु के मंच से नीचे कूदते ही झांग चुनफेंग और अन्य लोग जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए आगे आए। इस लड़ाई में वांग होंग को कई मांसपेशियों में खिंचाव, 1 दर्जन से अधिक फ्रैक्चर और आंतरिक चोटें आईं। उन्हें ठीक होने में पूरा 1 महीना लग गया। श्वेत जैद जीवनवर्धक गोली मात्र एक सांसारिक पवित्र औषधि थी, जिसकी उत्पादन विधि अपेक्षाकृत अपरिष्कृत थी और इस स्तर के साधकों के लिए उपयुक्त नहीं थी। भविष्य में उसे बेहतर औषधियां प्राप्त करनी होंगी। इस महीने के दौरान लिन परिवार ने कोई और चुनौती नहीं दी। वांग होंग ने शांति का आनंद लिया और अपना दिन अपने स्थान पर पढ़ने और विभिन्न कौशल सीखने में बिताया। उसे विश्वास था कि पूरी तरह ठीक होने के बाद वह ताबीज बनाना शुरू कर सकता है। दूसरी ओर लिन परिवार का वैद्य पुत्र लिन यून बेहद क्रोधित था। लिन परिवार के वैद्य पुत्र होने का दर्जा केवल उसी के पास नहीं था। लिन परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु से निश्चित रूप से आलोचना होगी। हुकिंग को दिए गए 500 स्पिरिट स्टोन लगभग लिन यून की वार्षिक बचत के बराबर थे। वांग होंग नीच व्यक्ति था, वह बड़ी बड़ी बातें करता था लेकिन अपने से थोड़े अधिक शक्तिशाली विरोधियों की चुनौतियों को स्वीकार करने से इनकार करता था। बेबसी में लिन यून ने किसी को वांग होंग पर नजर रखने का इंतजाम किया। वांग होंग के शहर छोड़ते ही उन्हें उसका पीछा करना था। लिन यून को विश्वास नहीं था कि वांग होंग एज और वॉर्ड सिटी में हमेशा के लिए छिपा रह सकता है। उद्धरण चिन्ह, वांग होंग को हुकिंग के स्टोरेज बैग में बॉडी रिफाइनिंग डिसीजन नामक पुस्तक देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। इस साधना तकनीक में आध्यात्मिक जड़ों की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन संसाधनों की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता थी। अधिकांश अमर साधकों के विपरीत, जो स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ध्यान पर निर्भर थे, इस तकनीक में मुख्य रूप से विभिन्न आध्यात्मिक गोलियों, आध्यात्मिक औषधियों और यहां तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा युक्त विभिन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद साधक विशेष तकनीकों के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। वांग होंग बेहद खुश था क्योंकि उसे लगा कि यह तकनीक उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। साधारण आध्यात्मिक जड़ों के कारण ध्यान में उसकी प्रगति धीमी थी और उसकी वर्तमान साधना काफी हद तक अमृत के सेवन पर निर्भर थी।
अन्य पहलुओं में कमजोर होने के बावजूद वांग होन के पास अपनी अंतरिक्ष क्षमता के कारण संसाधनों की प्रचुरता थी। इस तकनीक में 2 प्रकार के अमृत, शरीर परिष्करण गोली और स्वर्ण शरीर गोली, साथ ही कई प्रकार के आध्यात्मिक फल शामिल थे जो शरीर परिष्करण साधना को बढ़ाने में सहायक हो सकते थे। वांग होंग ने झांग चुनफेंग को इस तकनीक के लिए आवश्यक विभिन्न आध्यात्मिक औषधियों और आध्यात्मिक फलों को एकत्र करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। दिलचस्प बात यह है कि शरीर को परिष्कृत करने की यह तकनीक हेंगलियन लियुहे गोंग से मिलती जुलती है, जिसका अभ्यास वांग होंग ने नश्वर लोक में किया था। मुख्य अंतर यह था कि एक आंतरिक शक्ति पर केंद्रित थी जबकि दूसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पर। वांग होंग के मन में अचानक एक विचार आया, क्या होगा यदि वह इन दोनों तकनीकों को मिलाकर उनकी खूबियों और कमियों को एकीकृत करके आध्यात्मिक जड़ों के बिना नश्वर प्राणियों के लिए उपयुक्त एक नई साधना विधि का निर्माण करे। बिना किसी झिझक के उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने शरीर परिष्करण निर्णय को झाओ निंग और लुओ झोंगजी को सौंपते हुए उन्हें प्रयोग के लिए तकनीक को लिखकर उसके प्रभावों को देखने का निर्देश दिया। वांग होंग ने एक संघननची गोली का सेवन किया, शरीर शोधन निर्णय तकनीक को सक्रिय किया और आध्यात्मिक ऊर्जा के डांटियन भंवर के सामान्य मार्ग के बजाय ये मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित हुई, जिससे मांसपेशियों, हड्डियों और आंतरिक अंगों को पोषण और सुधार मिला। 1 घंटे बाद कंडेंसिंग क्यूई पिल का असर खत्म हो गया। वांग होंग ने अपनी शारीरिक शक्ति में वृद्धि और त्वचा की लोच में सुधार को स्पष्ट रूप से महसूस किया। ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हुए वांग होंग ने एक और कंडेंसिंग ची पिल ली। हालांकि दूसरी गोली लेने के बाद उसका शरीर संतृप्त महसूस करने लगा, मांसपेशियों में दर्द होने लगा और कुछ छोटी रक्त वाहिकाएं फट गईं, जिससे हल्का रक्तस्राव हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका शरीर अस्थायी संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया था। अपनी वर्तमान साधना स्तर पर शरीर शोधन निर्णय एक दिन में अधिकतम 2 संघनन क्यूई गोलियां बना सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा संवर्धन के लिए एक संघननची गोली की सामान्य खपत को ध्यान में रखते हुए उसे प्रतिदिन 3 गोलियों की आवश्यकता होगी, जो एक माह में कुल मिलाकर 100 से अधिक गोलियां होंगी, जो एक सामान्य साधना वंश के लिए भी काफी मात्रा है। 3 दिन बाद झांग चुनफेंग ने बताया कि वे केवल शरीर को शुद्ध करने वाली गोलियों के एक सेट के लिए ही पर्याप्त औषधीय जड़ी बूटियां और गोल्डन बॉडी पिल का एक छोटा हिस्सा ही इकट्ठा कर पाए हैं। दुर्लभ आध्यात्मिक फल का कोई पता नहीं चला। साथ ही उन्होंने ये खबर भी दी कि आधे महीने में मायरी ट्रेजर स्टोवर कई प्रमुख व्यवसायों के सहयोग से वार्षिक 10 टो संयुक्त नीलामी का आयोजन करेगा। इसमें कई दुर्लभ आध्यात्मिक वस्तुएं उपलब्ध होने की उम्मीद थी। वांग होंग ने नीलामी में भाग लेने पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी नीलामी में भाग नहीं लिया था। उन्होंने एकत्रित की गई बॉडी रिफाइनिंग पिल स्पिरिट हर्ब्स को अपने स्पेस में खेती और प्रजनन के लिए लगाया। अगले दिनों में वांग होंग और भी व्यस्त हो गया और प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे 3 कंडेंसिंग क्यूई पिल्स को परिष्कृत करने में व्यतीत करने लगा। शेष समय का उपयोग कई प्रकार के अमृतों को परिष्कृत करने में किया गया। वांग होंग के रसायन शास्त्र कौशल में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और उनकी गोली बनाने की सफलता दर 20% तक पहुंच गई थी। आधे महीने में वांग होंग ने सफलतापूर्वक कंडेंसिंग क्यूई पिल्स के 100 बैच तैयार किए, जिनकी कुल संख्या 230 थी। गहन साधना और अनेक ऊर्जावर्धक गोलियों की सहायता से वांग होंग ने शरीर शोधन निर्णय तकनीक के अभ्यास में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की। उनकी शारीरिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई और अब वे 8000 पाउंड का एक बड़ा पत्थर उठा सकते थे। 10 दुकानों की संयुक्त नीलामी एक वार्षिक कार्यक्रम था जो मुख्य रूप से क्यूई संवर्धन चरण के साधकों के लिए आयोजित किया जाता था। हालांकि नीलामी का मुख्य केंद्र ची साधना था, फिर भी प्रत्येक नीलामी में नींव निर्माण चरण के कई खजाने शामिल होते थे। कुछ वस्तुएं बहुमुखी थीं, जिनका उपयोग नींव निर्माण और ची साधना दोनों के साधक कर सकते थे। नीलामी भवन के एक तरफ एक छोटा सा दरवाजा था जहां लोग नीलामी के लिए वस्तुओं का ऑर्डर देने के लिए कतार में खड़े होते थे। कतार का पीछा करते हुए वांग होंग ने देखा कि अन्य लोग दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। कुछ के चेहरे पर खुशी के भाव थे, कुछ की भौहें तन गई थी और कुछ ने एक गंभीर मुद्रा बनाए रखी थी। जब वांग होंग की बारी आई तो उसने दरवाजे से प्रवेश किया और उसे एक बूढ़ा व्यक्ति रेडवुड की मेज के पीछे बैठा हुआ मिला। मित्र, आप नीलामी के लिए कौन सी वस्तुएं बनवाना चाहते हैं? हम 500 स्पिरिट स्टोन से कम मूल्य की वस्तुएं स्वीकार नहीं करते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। वांग होंग झट से पास आया और मेज पर 2 जेड के बक्से रख दिए। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें खोला और उसका पहले का उदासीन भाव प्रसन्नता में बदल गया। दोनों बक्सों का निरीक्षण करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 लाल रक्त जिनसिंग, प्रत्येक 300 वर्ष पुराना। उन्होंने वांग होंग को एक लकड़ी की पट्टिका दी। नीलामी के बाद इस टोकन का उपयोग स्पिरिट स्टोन्स में भुगतान करने के लिए करें। यह बाध्यकारी है और नीलामीकर्ता 10% कमीशन के रूप में काट लेंगे। वांग होंग ने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए जल्दबाजी में लकड़ी की पट्टिका स्वीकार की और छोटे दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके हावभाव को देखकर कतार में खड़े एक साथी साधक ने अपने साथी से कहा, बहुत से लोग खुद को जरूरत से ज्यादा समझते हैं और बेकार की चीजें जैसे कि धातु का कबाड़ और सूखी टहनियां लेकर यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। साथी ने आह भरते हुए कहा, खैर, ज्यादातर छोटे मोटे साधकों को असली खजाने देखने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे परिवार के पास पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कुछ आधारभूत निर्माण स्तर की वस्तुएं हैं। इन्हें अभी बेचकर शायद हमें इतनी ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां मिल जाएं कि हम ऊर्जा साधना के अगले चरणों में पहुंच सकें। वांग होंग को थोड़ी असहजता महसूस हुई और वह तुरंत वहां से हट गया। मन ही मन उन साधकों के प्रति तिरस्कार भाव रखता था जो पैतृक संपत्ति पर निर्भर रहते थे और दूसरों का उपहास करते थे।
नीलामी के प्रवेश द्वार पर ची साधना के 2 उन्नत स्तर के साधक पहरा दे रहे थे। नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक साधक को 1000 स्पिरिट स्टोन जमा करने होते थे ताकि भुगतान करने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा अनुचित बोली लगाने से रोका जा सके। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो जमा राशि वापस नहीं की जाती, जिससे नीलामी की न्यूनतम सीमा बढ़ जाती। वांग होंग ने प्रवेश द्वार पर 1000 स्पिरिट स्टोन का भुगतान किया और एक रक्षक से बाघ के सिर का मुखौटा प्राप्त किया। ये मुखौटा एक प्रकार के जादुई हथियार के रूप में कार्य करता था जो आध्यात्मिक अन्वेषण को रोकता था। अंदर प्रवेश करते ही वांग होंग ने खुद को एक धुंधले गलियारे में पाया जहां उसने मुखौटा पहन लिया। गलियारे के निकास द्वार पर एक गार्ड ने उसे एक नंबर प्लेट थमा दी। ये हथेली के आकार की लकड़ी की एक पट्टिका थी जिस पर 697 लिखा था। जब वह बोली लगाना चाहता था तो वह इस पट्टिका को ऊपर उठाता था, जो बोली में वृद्धि का संकेत था। कुछ लोग उत्साह में चिल्लाना पसंद करते थे और यह भी स्वीकार्य था। गलियारे से बाहर निकलकर वह एक ऐसे हॉल में दाखिल हुआ जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। उस समय तक केवल कुछ 100 लोग ही पहुंचे थे, इसलिए वांग होंग ने बेतरतीब ढंग से एक सीट ढूंढ ली। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ समय बाकी है, इसलिए वांग होंग ने अपने स्पेस से रसभरी के 2 गुच्छे निकाले और इंतजार करते हुए उन्हें खाने लगा। ये रसभरी अब मुट्ठी के आकार की हो गई थी, जिन पर उंगलियों के आकार के काले दाने लगे हुए थे। ये वांग होंग के पसंदीदा नाश्ते थे और जब भी मौका मिलता वह कुछ खा लेता था। बेरोन को काटकर और जीभ से हल्का दबाकर वे मीठे रस में बदल गए जो उसके गले से नीचे उतर गया। किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं थी। रस धीरे धीरे उसके पेट में आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और उसके दांतियान में प्रवाहित होने लगा। एक मुट्ठी भर रसभरी खाने से उन्हें 1 घंटे के सामान्य ध्यान अभ्यास से भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। रसभरी के 2 गुच्छे खत्म होने के बाद हॉल हजारों लोगों से भर गया था। सामने का नीलामी मंच धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और 20 फीट की ऊंचाई पर आकर रुक गया। सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति जो अमरता की आभा बिखेर रहा था मंच पर आया। गला साफ करते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया, देवियों और सज्जनों, इस वर्ष की 10 दुकानों की संयुक्त नीलामी में आपका स्वागत है। मैं फैंग किंग हूँ, इस कार्यक्रम में नीलामीकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। इस नीलामी में कुल 800 वस्तुएं शामिल हैं और इसके 1 दिन तक चलने की उम्मीद है। चलिए पहले आइटम से शुरू करते हैं। इसी समय राजसी पोशाक पहने एक महिला अपने हाथों में एक लंबा आयताकार लकड़ी का बक्सा लिए नीलामी मंच की ओर बढ़ी। फैंग किंग ने डिब्बा प्राप्त किया और उसमें से एक धधकती लाल उड़ने वाली तलवार निकाली और उसका परिचय देते हुए कहा, यह एक उच्च श्रेणी की अग्नि तत्व वाली उड़ने वाली तलवार है, क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड। ये ज्वालामुखी की तलहटी में हजारों वर्षों से जमा अग्नि लोहे से निर्मित है। यह अग्नि तत्व वाले हमलों की शक्ति को 10% तक बढ़ाती है। प्रारंभिक बोली 500 स्पिरिट स्टोन है और प्रत्येक वृद्धि 10 स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होगी। जैसे ही इसकी घोषणा हुई, नीचे का वातावरण जीवंत हो उठा। आक्रमण शक्ति को बढ़ाने वाले जादुई हथियार काफी दुर्लभ थे। साधकों की लड़ाइयों में साधना स्तर के अलावा जादुई हथियार, ताबीज, संरचनाएं, अमृत आदि जैसे बाहरी कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 505, 600, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह 810। जल्द ही कीमत बढ़कर 800 स्पिरिट स्टोन हो गई। वांग होंग को फिलहाल एक निम्न स्तरीय जादुई हथियार को नियंत्रित करना भी मुश्किल लग रहा था और उच्च श्रेणी का जादुई हथियार खरीदना उसके लिए अस्थायी रूप से अनावश्यक था, इसलिए उसने बोली में भाग नहीं लिया। अंत में बंदर का मुखौटा पहने एक साधक ने 900 स्पिरिट स्टोन में क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड खरीद ली। अगली नीलामी वस्तु यह है। अगले कुछ नीलामी आइटम वांग होंग की फिलहाल जरूरत के नहीं थे, हालांकि इससे उनके ज्ञान में थोड़ा विस्तार होना बुरा नहीं था। अगली चीज के लिए कृपया मुझे थोड़ा सस्पेंस बनाने दें। फैंग किंग ने ट्रे से एक सफेद मास्क निकालते हुए और उसे अपने चेहरे पर लगाते हुए कहा। फिर उसके चेहरे के चारों ओर धुंध छा गई। धुंध छंटने पर बूढ़ा फैंग किंग एक सुंदर युवक में बदल गया था। आध्यात्मिक चेतना से जांच करने पर भी उसमें कोई असामान्यता नहीं पाई गई। धुंध के एक और दौर के बाद फैंग किंग सीधे एक नौकरानी की तरह दिखने लगी जो ट्रे पकड़े हुए थी, बिल्कुल सजीव। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े व्यक्ति को मजा आ रहा था, क्योंकि उसने मास्क उतारने और उसे वापस ट्रे पर रखने से पहले 10 से अधिक बार अपने चेहरे बदले। इस प्रस्तुति ने दर्शकों के बीच काफी रुचि जगाई। इस जादुई हथियार को मिस्टी इल्यूजन मास्क कहा जाता है, जिसे 1000 इल्यूजन सेट के फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर ने बनाया है। इसके विशिष्ट कार्य के बारे में मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? अब नीलामी शुरू होने दीजिए। शुरुआती कीमत 100 स्पिरिट स्टोन है और प्रत्येक बोली कम से कम 10 स्पिरिट स्टोन की होनी चाहिए। मैं 600 की बोली लगाता हूँ। मेरे लिए 700। दफा हो जाओ। मैं 800 की बोली लगाता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह 1000। मैं ले रहा हूँ 1100। वांग होंग ने भी भीड़ में कई बार नारे लगाए। हालांकि मौजूदा कीमत को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना नहीं थी, फिर भी उन्होंने जीवंत माहौल से परिचित होने की कोशिश में बोली में हिस्सा लिया। वह किसी भी कीमत पर इस मिस्टी इल्यूजन मास्क को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसे यकीन था कि जैसे ही वह एजोर वर्ल्ड सिटी छोड़ेगा, लिन परिवार तुरंत उसका पीछा करेगा। अपनी वर्तमान क्षमता को देखते हुए उसे लिन परिवार के पीछा करने से बचने का कोई भरोसा नहीं था। संक्षेप में, फिलहाल वह लिन परिवार द्वारा शहर में ही फंसा हुआ था, जिससे उसे तत्काल कोई खतरा नहीं था। हालांकि उसके दीर्घकालिक विकास के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं थी।
आखिरकार शहर के बाहर कई ऐसे संसाधन थे जिन्हें एज्योर वॉर्ड सिटी में स्पिरिट स्टोन से नहीं खरीदा जा सकता था। मिस्टी इल्यूजन मास्क की मदद से वह किसी भी समय अपना रूप बदल सकता था, बिना किसी की नजरों में आए शहर से बाहर निकल सकता था और वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति से मुक्त हो सकता था। 2002 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कीमत में तेजी से वृद्धि जारी थी और रुकने का कोई आसार नहीं दिख रहा था। अंत में ये 4000 स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गई और वृद्धि की गति धीमी हो गई। आखिरकार इसे खरीदना हर किसी के लिए जरूरी नहीं था। 4000 स्पिरिट स्टोन कोई छोटी रकम नहीं थी, इनसे 400 कंडेंसिंग चीपिल्स खरीदी जा सकती थीं। जादुई हथियारों की तुलना में तो ये पहले से ही बहुत ज्यादा कीमत थी। इस समय केवल वांग होंग और 2 अन्य लोग ही बोली लगा रहे थे। एक ने मुस्कुराता हुआ मुखौटा पहन रखा था और दूसरे ने भालू के सिर वाला मुखौटा पहन रखा था। मुस्कुराते हुए मुखौटे ने कहा, मैं 4350 की बोली लगाता हूँ। भालू के सिर वाला मुखौटा पहने किसान एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, 4400। मुस्कुराते हुए मुखौटे वाले किसान ने बोली सुनकर अनिच्छा से बैठ गया, मानो वह पीछे हट रहा हो। भालू के सिर वाला मुखौटा पहने साधक वांग होंग की ओर देखते हुए कुछ विजयी भाव से मुस्कुरा रहा था। एक अन्य साधक वहां से हट गया था, जिससे केवल वह और वांग होंग ही बचे थे और वह पहले से ही जीत की चमक देख सकता था। वांग होंग बोली लगाने ही वाला था कि तभी एक ठंडी भावनाहीन आवाज सुनाई दी। 4005। भालू के सिर वाला मुखौटा पहने वह किसान, जिसे लग रहा था कि जीत उसके हाथ में है, एक और प्रतियोगी के सामने आने पर चौंक गया। उसने गुस्से से उस आवाज की दिशा में देखा। वह तितली का मुखौटा पहने एक किसान था जो उसे उदासीनता से देख रहा था। 4006। भालू के सिर वाले किसान ने बिना किसी झिझक के तुरंत बोली बढ़ा दी। 4007। तितली के मुखौटे वाली आवाज ठंडी बनी रही। दोबारा बोली लगाने ही वाले थे कि तभी भालू के सिर वाले साधक को पास के एक साधक ने उसकी बांह खींच ली। यह महसूस करके उसने अनिच्छा से अपना खुला मुंह बंद कर लिया। 5000। वांग होंग की आवाज गूंज उठी। तितली पालक दृढ़ निश्चयी प्रतीत हुआ और उसने बोली बढ़ा दी। 5001। 6000। वांग होंग ने सीधे सीधे दांव बढ़ा दिया। 6005। 7000। वांग होंग 8000 की बोली लगाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। ऊपर देखते हुए तितली का मुखौटा पहने हुए साधक अब शांत नहीं था। उसने खून से लाल आंखों से वांग होंग को घूर कर देखा। ये देखकर भालू के सिर वाले साधक को विजय का एहसास हुआ। पता चला वह तो बस एक दिखावटी शेर है जो बिना किसी क्षमता के शेख ही बघारता है। वांग होंग को भी लगा कि तितली का मुखौटा पहने वह साधक दिखावा करने में बहुत माहिर है। वह थोड़ा खून बहाने को भी तैयार था। अंत में वांग होंग ने 7000 स्पिरिट स्टोन देकर मिस्टी इल्यूजन मास्क हासिल कर लिया। कुछ ही समय बाद एक नौकरानी ने मास्क वांग होंग को सौंप दिया। उसने उसे लगभग 8000 स्पिरिट स्टोन मूल्य की स्पिरिट जड़ी बूटियों से भरा एक थैला दिया। इस नीलामी में विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुओं को स्पिरिट स्टोन के बदले में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें बाजार मूल्य के 90% पर छूट दी गई थी। इसलिए अधिकांश साधक आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करना पसंद करते थे। इसके अलावा आध्यात्मिक वस्तुओं को इकट्ठा करना आसान नहीं था और हो सकता है कि किसी के पास उनकी पर्याप्त मात्रा न हो। लेकिन वांग होंग अलग था। जब तक उसे अपने पास मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बेचने का मौका मिलता, भले ही उसे थोड़ी कम कमाई हो, वह इसके लिए तैयार था। उसकी अंतरिक्ष आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तेजी से बढ़ रही थीं और उसकी छोटी सी दुकान उन सभी को बेच नहीं पा रही थी। इसके अलावा अंतरिक्ष भूमि को आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता थी। मिस्टी इल्यूजन मास्क की ऊंची कीमत मिली, जिससे नीलामी एक छोटे से चरम पर पहुंच गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए बूढ़े फैंग किंग ने कहा, अगली वस्तु एक असाधारण जादुई हथियार है। यिन यांग येन ब्लेड। क्या पहले से ही एक असाधारण जादुई हथियार मिल गया? ये दुर्लभ खजाना, जिसे पाना मुश्किल है, 10 दुकानों की संयुक्त नीलामी की ताकत को साबित करता है। दर्शकों में से किसी ने हैरानी जताई। हाँ, और ये तो ग्रैंड फिनाले भी नहीं है। बूढ़े फैंग ने ट्रे से चाकू के आकार के 2 छोटे जादुई हथियार निकाले और उन्हें वहीं पर प्रदर्शित किया। दोनों चाकू फैंग किंग के चारों ओर नाचने लगे और प्रकाश की परछाई बनाने लगे। असाधारण जादुई हथियार, शुरुआती बोली 100 स्पिरिट स्टोन है और प्रत्येक वृद्धि 100 स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होगी। 500, 600, ... अंत में इस जादुई हथियार की नीलामी 9000 स्पिरिट स्टोन की ऊंची कीमत पर हुई। फैंग किंग मुस्कुराया और अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, पिछली सभी वस्तुएं जादुई हथियार थीं। अब हम नीलामी के अगले दौर में चलते हैं, जिसमें अमृत और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां शामिल हैं। पहली वस्तु है एक अवरोध भेदने वाली गोली। ची साधना के तीसरे, छठे और 9वें स्तर पर पहुंचने वाले साधकों को अक्सर एक बाधा का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अनजाने में ही इस बाधा को पार कर लेते हैं, जबकि अन्य जीवन भर के लिए वहीं फंसे रह जाते हैं। यह अवरोध भेदने वाली गोली, जो मुख्य रूप से 100 साल पुराने स्कारलेट ब्लड जिनसिंग से बनी है, ची साधना के किसी भी चरण में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। ये नींव निर्माण में भी कुछ लाभ प्रदान करती है। शुरुआती बोली 500 स्पिरिट स्टोन है और प्रत्येक वृद्धि कम से कम 50 स्पिरिट स्टोन की होगी। 600, 700... स्कारलेट ब्लड जिनसिंग को कृत्रिम रूप से उगाना बेहद चुनौतीपूर्ण था, इसलिए इसके कुछ ही पौधे बचे थे। फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर दोनों के उत्पादक इनका उपयोग कर सकते थे।
इसीलिए एज और वॉर्ड सिटी में खुलेआम उपलब्ध बैरियर ब्रेकिंग पिल्स की संख्या प्रति वर्ष 50 से अधिक नहीं हो पाती थी। इससे कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, क्योंकि हर चीज साधना करने वाला साधक इससे लाभ उठा सकता था। यहाँ तक कि अच्छी जन्मजात प्रतिभा वाले लोग भी अमृत की शक्ति पर निर्भर हुए बिना नींव निर्माण के दौरान सफलता दर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते थे। अंत में इस बाधा तोड़ने वाली गोली की नीलामी 10,000 स्पिरिट स्टोन की ऊंची कीमत पर हुई। वांग होंग ने मन ही मन आह भरी, रसायन शास्त्री होना वाकई एक लाभदायक पेशा था। ऐसे बहुमूल्य अमृतों की कीमत उनकी मूल लागत से 10 गुना अधिक थी। कई अन्य दुर्लभ औषधियों की भी नीलामी उतनी ही ऊंची कीमतों पर हुई। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद कई प्रकार की जड़ी बूटियों की नीलामी हुई और वांग होंग ने अनायास ही उनमें से कुछ पर बोली लगा दी। नीलामी में उपलब्ध हर वस्तु असाधारण थी, जो उसकी छोटी सी दुकान और स्टॉल की पहुंच से बाहर थी। स्पिरिट हर्ब्स के लिए प्रतिस्पर्धा उतनी तीव्र नहीं थी जितनी एलिक्सिर के लिए थी, क्योंकि केवल स्पिरिट हर्ब होने से वह एलिक्सिर में परिवर्तित नहीं हो जाती थी। इसके लिए अन्य सामग्री एकत्र करना और उसे गोली में परिवर्तित करने के लिए एक रसायनज्ञ की खोज करना आवश्यक था। नीलामी के लिए अगली वस्तु एक हरा आत्मा आड़ू है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में एक प्रकार का आड़ू होता था जो 3000 वर्षों तक खिलता था, 3000 वर्षों तक फल देता था और 3000 वर्षों तक पकता था। खिलने से लेकर पकने तक इसमें कुल 9000 वर्ष लगे। कहा जाता है कि इस आड़ू को सूंघने से अमरता प्राप्त होती है और इसे खाने से आप तुरंत अमर हो सकते हैं। यह हरा स्पिरिट पीच एक प्राचीन साधक की गुफा से प्राप्त हुआ है और माना जाता है कि यह एक प्राचीन किस्म की दूरस्थ शाखा है। हालांकि इसके प्रभाव पौराणिक पीच से काफी भिन्न है, फिर भी इसमें शक्तिशाली स्पिरिट ची मौजूद है। इसका सेवन करने से ची साधक बाधाओं को पार करके अगले स्तर तक पहुंच सकता है। अब नीलामी शुरू होने दीजिए। शुरुआती बोली 500, 600, 3005, जल्द ही इसकी कीमत बढ़कर 10,000 स्पिरिट स्टोन हो गई। ये ग्रीन स्पिरिट पीच बैरियर ब्रेकिंग पिल से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई। अंत में वांग होंग ने इसे हासिल करने के लिए 12,000 स्पिरिट स्टोन खर्च किए। इसके बाद कई अन्य आध्यात्मिक वस्तुओं की नीलामी हुई जो उचित थी लेकिन आवश्यक नहीं थी। वांग होंग ने दोबारा बोली लगाने से परहेज किया। एलिक्जिर और स्पिरिट हर्ब्स के बाद दुर्लभ अयस्कों, तकनीक मैनुअल और अन्य विविध वस्तुओं की नीलामी हुई। वांग होंग द्वारा नीलामी के लिए प्रस्तुत किए गए 2 स्कारलेट ब्लड जिनसिंग अभी तक सामने नहीं आए थे। ये स्पष्ट नहीं था कि उन्हें किसी विशेष अवसर पर प्रकट करने के लिए बचाकर रखा गया था या नहीं। अब बारी है नीलामी की सबसे खास चीज की। मैं पहली वस्तु पेश करता हूँ। फैंग किंग ने बोलते हुए एक सुनहरी रोशनी बिखेरती उड़ने वाली तलवार का अनावरण किया। यह एक आध्यात्मिक हथियार उड़ने वाली तलवार है जो धातु तत्व का निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है। आध्यात्मिक हथियार जादुई हथियार से कहीं अधिक उन्नत अवधारणा थी, जिसमें जादुई खजाने के कुछ गुण सरल रूप में मौजूद थे। यह आधारभूत निर्माण करने वाले साधकों का प्राथमिक हथियार था और ची साधना के अंतिम चरण के साधक भी इसे अनिच्छा से इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे उन्हें थोड़ी शक्ति मिलती थी। हालांकि इसकी थोड़ी सी शक्ति भी एक साधारण जादुई हथियार की सहनशीलता से परे थी। स्पिरिचुअल वेपन फ्लाइंग स्वॉर्ड के लिए शुरुआती बोली एक स्पिरिट स्टोन है, जिसमें हर बार कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन की वृद्धि होती है। 1000, 5000, 10,000, 1,28,000, 1,29,000। अंत में गाय के सिर का मुखौटा पहने एक किसान ने इसे 1,29,000 में खरीद लिया। नीलामी के लिए अगली वस्तु 300 साल पुरानी स्कारलेट ब्लड जिनसिंग की एक जोड़ी है। ये नींव निर्माण करने वाले साधकों के लिए ब्रेक थ्रू पिल्स को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। 2 स्कारलेट ब्लड जिनसिंग शुरुआती बोली एक स्पिरिट स्टोन है और हर बार 100 स्पिरिट स्टोन की वृद्धि के साथ मैं 5,000 की बोली लगाता हूँ। जब कीमत 90,000 स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गई तो बोली लगा रहे एक साधक ने अचानक फाउंडेशन बिल्डिंग चरण के साधक का दबाव छोड़ दिया, जिससे उसके आसपास के लोग सांस रोककर रह गए। कई ची साधना करने वाले साधक जो मूल रूप से उसके खिलाफ बोली लगा रहे थे, चुप हो गए और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि यह क्यूई कल्टीवेशन के साधकों के लिए एक नीलामी थी, फिर भी फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों की एक छोटी संख्या ने इसमें भाग लिया और आयोजकों ने इसका विरोध नहीं किया। इस समय नीलामी मंच से और हॉल के कई कोनों से एक साथ जबरदस्त दबाव उत्पन्न हुआ। फैंग किंग ने शांत भाव से कहा, वरिष्ठ, कृपया अपना दबाव कम करें। हम कनिष्ठ साधकों की शक्ति सीमित है और हम वरिष्ठ की अलौकिक क्षमताओं का सामना नहीं कर सकते। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक ने स्थिति का लाभ उठाते हुए धीरे धीरे अपना दबाव कम कर लिया। इसी समय एक अन्य फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर नीलामी मंच पर आया और बोला, साथी कल्टीवेटर्स, नीलामी के दौरान कृपया नीलामी घर के आदेश का पालन करें, अन्यथा आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इस नीलामी में खेती के स्तर की परवाह किए बिना सबसे अधिक बोली लगाने वाला ही जीतेगा। हम गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करेंगे। नीलामी अब जारी रहेगी। आश्वासनों के बावजूद बोली प्रक्रिया में पहले जैसी जीवंतता नहीं रही। अंत में 300 साल पुराने 2 स्कारलेट ब्लड जिनसिंग केवल 90,000 स्पिरिट स्टोन में बिके। वांग होंग बेहद क्रोधित हुआ, क्योंकि यह उम्मीद से कम कई हजार स्पिरिट स्टोन कम में बिका था। अब हम अंतिम वस्तु की नीलामी करेंगे। अपने स्पिरिट स्टोन तैयार रखें और जमकर बोली लगाने के लिए तैयार हो जाएं।
एक नींव बनाने वाली गोली। जैसे ही फाउंडेशन बिल्डिंग पिल शब्द बोले गए, दर्शक खुशी से झूम उठे। स्वर्गीय आत्मा जड़ को छोड़कर नींव निर्माण चरण में प्रवेश करने का लक्ष्य रखने वाले किसी भी साधना साधक को नींव निर्माण गोली की सहायता की आवश्यकता होती थी। ये कहा जा सकता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग पिल हर्ची कल्टीवेशन साधक का सपना था। हालांकि प्राचीन काल में फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को तैयार करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती थीं। साधना जगत में आध्यात्मिक ऊर्जा के धीरे धीरे कम होने के कारण कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां विलुप्त हो गईं। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक स्पिरिट हर्ब्स विलुप्त होने की कगार पर थे। अब वे केवल अत्यंत सघन स्पिरिट क्यूई वाले वातावरण में ही उगते थे, जिन्हें गुप्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। कई प्रमुख संप्रदायों ने इन गुप्त क्षेत्रों की रक्षा और उन पर अधिकार करने के प्रयास किए। कुल मिलाकर 6 गुप्त क्षेत्र थे, जिनमें से प्रत्येक 60 वर्षों में खुलता था। वे बारी बारी से हर 10 साल में एक गुप्त क्षेत्र खोलते थे और हर बार 3 महीने के लिए। प्रमुख संप्रदायों द्वारा भेजे गए साधना के साधक आध्यात्मिक औषधि एकत्र करने के लिए एक साथ गुप्त लोकों में प्रवेश कर गए। इसके अलावा केवल परिपक्व आध्यात्मिक औषधियों को ही एकत्रित करने की अनुमति थी, जिससे इन जड़ी बूटियों के विलुप्त होने से बचा जा सके। ये सुनकर कि यह नींव बनाने वाली गोली है, वांग हॉन्ग ने उत्साहपूर्वक बोली में भाग लिया। जब कीमत 2 लाख तक पहुंच गई तो वांग हॉन्ग के लिए बोली लगाना मुश्किल हो गया। फिलहाल उनके पास केवल कीमती स्कारलेट ब्लड जिनसिंग ही था और यह उनकी दुर्लभता पर आधारित था। यदि एक साथ बहुत अधिक मात्रा में इन्हें जारी किया जाता तो इनका मूल्य स्वाभाविक रूप से कम हो जाता। इसके अलावा केवल साधना करने वाले साधक के रूप में बहुत सारी दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियां रखने से उसकी पहचान उजागर हो सकती है। यदि नीलामीकर्ता उसे ढूंढना चाहें तो यह आसान होगा। अंत में एक किसान ने 3,50,000 में फाउंडेशन बिल्डिंग पिल खरीदी। अंतिम वस्तु की बिक्री के साथ ही 10 दुकानों की संयुक्त नीलामी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। वांग हॉन्ग लकड़ी की पट्टिका लेकर बगल के दरवाजे से स्कारलेट ब्लड जिनसिंग की नीलामी से प्राप्त राशि लेने गया। 12,000 में बेचने के बाद 10% कमीशन काटने पर वांग हॉन्ग को कुल 1,80,000 स्पिरिट स्टोन मिले। स्पिरिट स्टोन को हाथ में लिए वांग हॉन्ग को एहसास हुआ कि उसने पहले दुनिया के नायकों को कम आंका था। अपने थैले में 10,000 से कुछ अधिक स्पिरिट स्टोन के साथ वह खुद को बहुत अमीर समझता था। ये सोचना वाकई शर्मनाक था। एज्योर वर्ल्ड सिटी में लाखों साधना करने वाले साधक थे, जिनमें कई उत्कृष्ट व्यक्ति भी शामिल थे। यहाँ तक कि सामान्य साधकों में भी संभवतः कई उल्लेखनीय व्यक्ति थे। वह पहले थोड़ा संकीर्ण सोच वाला था। अपने निवास पर लौटकर वांग हॉन्ग ने अंतरिक्ष में 10,000 से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों को जमीन पर बिखेर दिया। फिर उसने आज प्राप्त की गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को लगाने के लिए एक खाली जगह ढूंढी। अब अंतरिक्ष की 90% से अधिक भूमि पर कब्जा हो चुका था और 1 एकड़ तक पहुंचने के लिए बस थोड़ी सी और भूमि की आवश्यकता थी। वास्तव में 1 एकड़ बहुत बड़ा नहीं था और 25 गुना त्वरित समय प्रवाह के बिना स्वयं को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता। इस नीलामी के बाद स्कारलेट ब्लड जिनसिंग को छोड़कर पिछले वर्षों की लगभग सभी आध्यात्मिक औषधियां समाप्त हो चुकी थीं। पिछले वर्षों की ये आध्यात्मिक औषधियां पिछले कुछ वर्षों में संचित की गई थीं। बची हुई आध्यात्मिक औषधियां उसके निजी उपयोग के लिए पर्याप्त थीं। निकट भविष्य में बिक्री के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की बड़ी मात्रा उपलब्ध नहीं होगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे आध्यात्मिक पत्थर अर्जित करने के अन्य तरीके खोजने होंगे। वांग हॉन्ग ने अपनी निगाहें उस स्थान के एक कोने की ओर घुमाई जहां 10 फीट से अधिक ऊंचाई तक शराब के पीपों का एक बड़ा ढेर एक वर्गाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। 3 साल पहले जब स्पिरिट वाइन का कारोबार फला फूला, तब से वह रुक रुक कर औषधीय वाइन बना रहे थे। पिछली खेप के स्तर तक पहुंचने में 1 और साल लगेगा। शराब का पिछला बैच केवल कुछ हजार कैटी का था और सीमित बिक्री के कारण ये जल्दी बिक गया। हालांकि इससे उसे दसियों हजार स्पिरिट स्टोन की कमाई हुई। दरअसल ये केवल निम्नतम श्रेणी की स्पिरिट वाइन थी, जो क्यूई संवर्धन के प्रारंभिक और मध्य चरण के साधकों के लिए उपयुक्त थी। इस बारे में सोचते हुए वांग हॉन्ग ने कुछ बेहतर गुणवत्ता वाली स्पिरिट वाइन बनाने का फैसला किया। स्पिरिट वाइन बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिनमें स्पिरिट अनाज, स्पिरिट फल, स्पिरिट फूल और स्पिरिट जड़ी बूटियां शामिल हैं। उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के आधार पर शराब बनाने की विधियां स्वाभाविक रूप से भिन्न होती थीं। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वांग हॉन्ग ने अंतरिक्ष के हर कोने का सर्वेक्षण किया। उसके द्वारा पहले बिखेरे गए 1 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन्स का कुछ हिस्सा भूमि में समाहित हो चुका था। अंततः अंतरिक्ष का क्षेत्रफल 1 एकड़ से अधिक हो गया। स्पिरिट राइस से भरा एक बड़ा थैला लेकर वह अंतरिक्ष से बाहर निकला। उसने स्पिरिट राइस को स्पिरिट स्प्रिंग वाटर में भिगोया, पकने तक भाप में पकाया और फिर कमरे के तापमान पर ठंडा होने दिया। इसके बाद उसने उसमें स्पिरिट वाइन यीस्ट मिलाया और अच्छी तरह से हिलाया। मिश्रण करने के बाद उसने इसे एक बड़े पात्र में डाला, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्थान पर रखा और 3 दिनों तक किण्वन होने दिया। वांग हॉन्ग ने समय का ध्यान रखते हुए इसे वापस अंतरिक्ष में रख दिया। वांग हॉन्ग ने अनुमान लगाया कि अंतरिक्ष में 2 दिन से थोड़ा अधिक समय बीत चुका था और उसने इसमें प्रवेश किया। जैसे ही वह शराब के पात्र के पास पहुंचा, हवा में एक मीठी सुगंध फैल गई, जो इस बात का संकेत थी कि किण्वन प्रक्रिया पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी। उसने बर्तन को अंतरिक्ष से बाहर निकाला और उसमें से कुछ तलछट निकालकर खाने लगा। मीठा, मुलायम और उसमें शराब की हल्की सी सुगंध थी।
वांग होंग हैरान था, इतना समय तो बीतना ही नहीं चाहिए था। इतनी जल्दी किण्वन कैसे हो गया? उसने कुंड में आध्यात्मिक जल डाला, उसे सहजता से हिलाया, कुंड को सील किया और उसे वापस अंतरिक्ष में रख दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के किण्वन के लिए 6 महीने और आवश्यक थे। वह 2 रेत घड़ी लेकर आया और उन्हें एक साथ चालू किया, एक अंतरिक्ष में और दूसरी अंतरिक्ष के बाहर। बार बार किए गए परीक्षणों के बाद वांग होंग ने अंततः पुष्टि की कि अंतरिक्ष में समय बाहरी दुनिया की तुलना में 31 गुना अधिक गति से बीतता है। दूसरे शब्दों में, अंतरिक्ष में एक दिन अंतरिक्ष के अंदर 31 दिनों के बराबर होता है। वांग होंग ने अनुमान लगाया कि स्पिरिट स्टोन्स के अवशोषण और अंतरिक्ष में भूमि के विस्तार ने समय के बीतने की गति को तेज कर दिया होगा। लेकिन यह महज अटकलबाजी थी, वह अगली बार स्पिरिट स्टोन्स की मदद से ही इसकी पुष्टि कर सकता था। 6 दिन बाद वांग होंग उस बर्तन को अंतरिक्ष से बाहर ले आया और उसमें से तलछट को छान लिया। अब उस पात्र में दूधिया सफेद रंग का तरल पदार्थ था। वांग होंग ने पात्र पर दर्जनों आध्यात्मिक क्रियाएं की और सफेद धुंध निकलने लगी। ये शराब बनाने वालों द्वारा शराब से अतिरिक्त पानी और अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक जादुई शुद्धिकरण कला थी। धुंध छंटने के बाद मूल तरल का केवल 2/3 भाग ही शेष बचा था। बचे हुए तरल को छोटे जारों में सील कर दिया गया। फिर परिपक्वता की प्रक्रिया शुरू हुई। आमतौर पर स्पिरिट वाइन बनने के बाद इसे कम से कम 10 वर्षों तक परिपक्व होने के लिए स्पिरिट से भरपूर स्थान पर रखा जाता था। गुणवत्ता जितनी बेहतर होती थी, परिपक्वता की अवधि उतनी ही लंबी होती थी। वांग होंग ने झांग चुनफेंग को निर्देश दिया कि वह इस दौरान बाजार की दुकानों और छोटी दुकानों से अर्जित स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके स्पिरिट वाइन बनाने के लिए स्पिरिट राइस खरीदे। उन्हें इसे केवल एक बार किण्वित करना था और फिर वांग होंग को सौंप देना था। एक दिन वांग होंग एक गुप्त कक्ष में बैठा था, उसके हाथ में एक छोटा हरा आड़ू था। आड़ू बड़ा नहीं था, एक वयस्क की मुट्ठी से भी छोटा, पूरी तरह हरा और उसकी सतह पर बारीक रोए थे। वांग होंग को लगा कि आड़ू अभी पका नहीं है। उसने एक टुकड़ा खाया और वह कुरकुरा, हल्का मीठा और थोड़ा खट्टा था। कुछ बार चबाने के बाद उसमें थोड़ी कड़वाहट भी महसूस हुई। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने 3-4 टुकड़ों में पूरा आड़ू खा लिया। कुछ क्षण बाद वांग होंग ने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस किया। उसने तुरंत अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उसके अंगों, हाथ पैरों और हड्डियों में प्रवाहित हुईं, मानो उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा से मालिश की गई हो, जिससे सब कुछ मजबूत हो गया हो। उनकी नाड़ियों में प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बढ़ती रही, अंततः एक सीमा को पार करते हुए ची साधना की 5वीं परत में प्रवेश कर गई। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होती गई, वह धीरे धीरे दांत्यान में प्रवेश कर गई और आध्यात्मिक ऊर्जा के भंवर में विलीन हो गई। वांग होंग ने अपने हाथ में बची हुई आड़ू की गुठली को देखा और महसूस किया कि खर्च किए गए 12,000 स्पिरिट स्टोन पूरी तरह से सार्थक थे। इससे न केवल उसकी साधना का स्तर बढ़ा, बल्कि उसे एक नीला स्पिरिट पीच ट्री भी प्राप्त हुआ। कुछ लोगों के लिए आड़ू की गुठली मिलने पर भी पेड़ उगाना संभव न हो, और अगर उगा भी लें तो शायद वे उसे खिलते और फलते देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित न रह पाएं। लेकिन वह अलग था। वह अंतरिक्ष की भूमि पर लापरवाही से पेड़ की एक शाखा फेंक सकता था और वह जड़ पकड़कर अंकुरित हो जाती और एक छोटा पेड़ बन जाती। जहां तक लंबे विकास समय की बात है, यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वांग होंग ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया और विशेष रूप से आड़ू की गुठली लगाने के लिए एक छोटा सा क्षेत्र चिन्हित किया। इस समय तक स्पेस का विस्तार 2 एकड़ में हो चुका था, जिसमें से 1 एकड़ में पहले से ही क्यूई पिल्स को संघनित करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक औषधि लगाई जा चुकी थी। क्यूई संवर्धन करने वाले साधकों के बीच कंडेंसिंग क्यूई पिल्स की बहुत मांग थी। हलचल भरे एजोर वर्ल्ड सिटी में लाखों साधकों को इनकी आवश्यकता थी, जिससे इनकी बिक्री लगातार बनी रहती थी। वांग होंग ने औषधीय जड़ी बूटियों के परिपक्व होने का इंतजार करने, उन्हें परिष्कृत करके क्यूई की गोलियां बनाने और फिर उन्हें बेचने की योजना बनाई। निम्न श्रेणी के अमृत के रूप में क्यूई की गोलियों का प्रचलन अधिक था और बड़ी मात्रा में बिकने पर भी यह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करती। कुछ महीनों बाद एक चहल पहल वाली सड़क पर अमर आत्मा वाइन मंडप नामक एक दुकान आधिकारिक तौर पर व्यवसाय के लिए खुल गई। प्रवेश द्वार फूलों से सजा हुआ था और थंडर रेजोनेंस ताबीज लगातार गड़गड़ाहट पैदा कर रहे थे। प्रवेश द्वार पर लगे एक विशाल बोर्ड पर पहले 3 दिनों के लिए 80% की छूट की घोषणा की गई थी। तब तक बाहर लंबी कतार लग चुकी थी। दुबला पतला बंदर आलीशान वस्त्र पहने, दमकता हुआ चेहरा लिए प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। अपनी जन्मजात प्रतिभा की कमी के बावजूद अनेक औषधियों की सहायता से वह ची साधना के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। इन वर्षों में वांग होंग ने काफी संख्या में स्पिरिट स्टोन अर्जित किए थे और उन्होंने कभी भी अपने अधीनस्थों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। अमृत की सहायता के बिना स्किनी मन की शायद अभी भी ची साधना के पहले स्तर पर ही संघर्ष कर रहा होता। वांग होंग ने इस नए स्टोर के प्रबंधन का जिम्मा स्किनी मन की को सौंपा। ये स्टोर पूरी तरह से स्पिरिट वाइन के कारोबार पर केंद्रित होगा। मूल छोटी दुकान अभी भी चल रही थी, लेकिन उसका स्थान अनुकूल नहीं था, जिससे मासिक आय केवल कुछ 100 स्पिरिट स्टोन ही होती थी। फिर भी किराया सस्ता था और रहने के लिए सुविधाजनक था। नए स्टोर का किराया 1000 स्पिरिट स्टोन प्रति माह था। वांग होंग वास्तव में खुद एक पूरी इमारत खरीदना चाहता था, लेकिन लागत बहुत अधिक थी, कम से कम कई लाख स्पिरिट स्टोन, जो वह अभी वहन नहीं कर सकता था। भले ही वह मुश्किल से ही पर्याप्त स्पिरिट स्टोन जुटा पाया हो, लेकिन उसने इसे अभी खरीदने की योजना नहीं बनाई थी।
उन स्पिरिट स्टोन का बेहतर उपयोग अंतरिक्ष को उन्हें अवशोषित करने और अपनी भूमि बढ़ाने के लिए करना होगा। एज्योर वर्ल्ड सिटी में वर्षों के दौरान वांग होंग और उनके समूह ने स्वाभाविक रूप से साधकों के बीच कुछ परिचित बना लिए थे और आज कई लोग उन्हें बधाई देने आए थे। गाओ यूए मुस्कुराते हुए पास आया और स्किनी मंकी को चिढ़ाते हुए बोला, कहावत है कि कपड़े इंसान की पहचान बनाते हैं और काठी घोड़े की। भाई स्किनी मंकी, अब जब तुम एक बड़े दुकानदार बन गए हो तो हालात वाकई बदल गए हैं। भाई गाओ, आप बधाई का उपहार भेज सकते थे, खुद आने की क्या जरूरत थी? स्किनी मंकी ने जवाब दिया। गाओ यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई, बस इतना ही। मुझे तुमसे कोई खास लगाव नहीं है। दोनों ने कुछ देर तक हंसी मजाक किया और फिर एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर पीछे वाले हॉल की ओर चले गए। पीछे वाले हॉल में 20 से अधिक वर्गाकार मेजें थीं, जिनमें से प्रत्येक पर मुट्ठी के आकार की रसभरियों से भरी एक बड़ी प्लेट रखी थी, जो चमकदार और भरी हुई थी और काफी आकर्षक लग रही थी। वहां उंगली के आकार के और 1 इंच लंबे 3 यांग तरबूज के बीजों की एक प्लेट भी थी। ये बीज कुछ हद तक पारंपरिक सूरजमुखी के बीजों के समान थे, लेकिन आकार में बड़े, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर और पकने में 3 साल लगते थे। इसीलिए इन्हें 3 यांग तरबूज के बीज कहा जाता है। ये भी वांग होंग के स्पेस के उत्पाद थे। उन्होंने हाल ही में इनमें से कई पौधे लगाए थे और ये पौधे 10 फीट से भी अधिक ऊंचे थे, जिनके फूलों के गुच्छे पीसने वाले पहियों से भी बड़े थे। प्रत्येक मेज पर स्पिरिट वाइन की एक बोतल भी रखी थी। प्रत्येक मेज पर रखी तीनों वस्तुओं की कीमत दर्जनों स्पिरिट स्टोन थी। यदि कोई ऐसा साधक जो इस स्थिति से अपरिचित हो इसे देखे तो वह शायद सोचेगा कि यह फाउंडेशन बिल्डिंग के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आयोजित भोज है। तब तक कई मेहमान पीछे वाले हॉल में आ चुके थे और झांग चुनफेंग उनकी देखभाल कर रहा था। जैसे ही दोनों पीछे वाले हॉल में दाखिल हुए, हेमपोल ने उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया। स्किनी मंकी गाओ यू को हेमपोल के पीछे एक मेज पर ले गया। पिछले कुछ वर्षों में तीनों के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए थे। गाओ यूए को व्यवस्थित करने के बाद स्किनी मंकी अन्य मेहमानों का स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर वापस चला गया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ देर इंतजार के बाद विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए सभी मेहमान इकट्ठा हुए, जिनकी कुल संख्या 10 से कुछ अधिक थी। मेजबान वांग होंग ने स्पिरिट वाइन के साथ टोस्ट उठाया। स्पिरिट वाइन की चुस्कियां लेते हुए समूह ने अपने साधना अनुभवों पर विचार विमर्श किया। अमर साधक आमतौर पर एकांत में साधना करते हैं और दूसरों के साथ कभी कभार होने वाली चर्चाएं उनके लिए मूल्यवान होती हैं। आखिरकार कहावत है, दूसरे पहाड़ का पत्थर भी जेड की नक्काशी के लिए काम आ सकता है। उन्होंने साधना जगत की कुछ विचित्र घटनाओं के बारे में भी बातचीत की। अगले 5 वर्षों में साधना जगत के प्रमुख संप्रदाय शिष्यों की भर्ती के लिए प्रवेश संबंधी कार्य जारी करेंगे। क्या आप में से किसी की कोई योजना है? जू वेशिंग नाम के एक युवक ने सफेद वस्त्रों के व्यापार में भाग लेते हुए पूछा। वह आमतौर पर आध्यात्मिक औषधियों के छोटे मोटे कारोबार में लगा रहता था। वांग होंग और अन्य लोगों के साथ कुछ व्यावसायिक लेन देन होने के कारण वह धीरे धीरे उनसे परिचित हो गया। वांग होंग अब जान गया था कि जिस साधना लोक में वे थे उसे पूर्वी साधना लोक कहा जाता था। पश्चिम की ओर कई दसियों हजार मील दूर उत्तर से दक्षिण तक फैली एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, जिसे तियांजू पर्वत कहा जाता था। तियांजू पर्वत के पूर्व में पूर्वी लोक था, जो मानव जाति का क्षेत्र था। तियांजू पर्वत के पश्चिम में पश्चिमी लोक था, जिस पर राक्षसी जाति का अधिकार था। पूर्वी साधना क्षेत्र में 6 प्रमुख संप्रदाय थे: तायाओ संप्रदाय, किंगशु संप्रदाय, पशु आत्मा संप्रदाय, हुनयुआन संप्रदाय, हजार शिल्प मंडप और पुतुओ मंदिर। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे संप्रदाय और साधना कुल भी थे, जो सामूहिक रूप से पूर्वी साधना क्षेत्र का निर्माण करते थे। वांग होंग ने प्रमुख संप्रदायों द्वारा शिष्यों की भर्ती के बारे में केवल कुछ अधूरी जानकारी ही सुनी थी और उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि जवानी के दिनों में मैंने कुछ बार हिस्सा लिया था। मैं 2-4 बार मौत के मुंह से बाल बचा था और मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ, फैंग शिन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। फैंग शिन कई वर्षों से एज्योर वर्ल्ड सिटी में घूमने वाला एक स्वतंत्र साधक था, जो शहर से अच्छी तरह परिचित एक अनुभवी व्यक्ति था और अक्सर फ्री मार्केट स्क्वायर में एक स्टॉल लगाता था। वांग होंग ने भी किसी संप्रदाय में शामिल होने पर विचार किया। उसका छोटा भाई पहले से ही तायाओ संप्रदाय में था और अगर वह भी उसमें शामिल हो जाता तो और भी अच्छा होता। अगर नहीं तो किसी दूसरे संप्रदाय में शामिल होना भी चलेगा। वर्तमान अवस्था में विभिन्न ची संवर्धन तकनीकें स्पिरिट स्टोन से खरीदी जा सकती थीं। हालांकि नींव निर्माण अवस्था में पहुंचने के बाद ऐसी तकनीकें और रहस्य स्पिरिट स्टोन से प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को परिष्कृत करने वाले गुप्त क्षेत्र प्रमुख संप्रदायों के नियंत्रण में थे। किसी गुट में शामिल हुए बिना फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स प्राप्त करना असंभव था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के बिना फाउंडेशन बिल्डिंग हासिल करना लगभग असंभव था। जब उन्होंने साधना का मार्ग अपनाया था तो वे स्वेच्छा से ची साधना के चरण पर कैसे रुक सकते थे? यदि संभव हो तो वह आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने, स्थानिक आयाम में आवश्यक जड़ी बूटियों की खेती करने और स्वयं ही नींव निर्माण की गोलियों को परिष्कृत करने की आशा करता था। अपनी योग्यता को देखते हुए उन्हें फाउंडेशन बिल्डिंग के निर्माण को पूरा करने के लिए केवल एक गोली का उपयोग करने पर भरोसा नहीं था। यदि संभव हो तो वे अपने कुछ अधीनस्थों को भी फाउंडेशन बिल्डिंग के स्तर तक प्रशिक्षित करना चाहते थे।
इसके अलावा अगर वह किसी संप्रदाय में शामिल हो जाता है और संप्रदाय उसे समर्थन देता है तो क्या लिन परिवार अभी भी खुलेआम उसका पीछा करने की हिम्मत करेगा? इस समय जब बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने अतीत के अनुभवों का जिक्र किया तो वांग होंग ने पूछा, श्रीमान, आपके समृद्ध अनुभव के साथ क्या आप कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? यह एक आम बात है कि नायक अपने अतीत की उपलब्धियों का जिक्र नहीं करते, लेकिन बुढ़ापे में वे अपने अतीत को याद करना पसंद करते हैं। अमर साधक भी इसका अपवाद नहीं थे। वांग होंग के पूछने पर फैंगशिन नाम के उस बूढ़े व्यक्ति ने विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। प्रत्येक 10 वर्ष में 6 प्रमुख संप्रदाय अपने द्वार खोलकर विभिन्न अमर नगरों की ओर प्रस्थान करते थे और शिष्यों की भर्ती करते थे। यद्यपि एजोर वॉर्ड सिटी किंगजू संप्रदाय के प्रभाव में था, फिर भी सभी 6 प्रमुख संप्रदाय यहां से शिष्यों की भर्ती कर सकते थे। इस अवधि के दौरान 6 प्रमुख संप्रदाय प्रवेश संबंधी कार्य जारी करेंगे। इन कार्यों को पूरा करने वाले पहले 50 व्यक्ति संबंधित संप्रदाय में प्रवेश कर सकेंगे और आधिकारिक शिष्य बन सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के पास रसायन शास्त्र, कलाकृति निर्माण, ताबीज बनाने जैसी कोई विशेष कुशलता हो या वह कोई मूल्यवान आध्यात्मिक वस्तु प्रस्तुत करे तो वह पंजीकृत शिष्य के रूप में संप्रदाय में शामिल हो सकता है। भविष्य में असाधारण प्रदर्शन करने पर उसे आधिकारिक शिष्य का दर्जा दिया जा सकता है। किंगजू पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में ब्लैक ड्रैगन मार्श नामक एक विशाल दलदल था जो चारों दिशाओं में हजारों मील तक फैला हुआ था। मूल रूप से यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भूमि थी, लेकिन अत्यधिक दोहन के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह समाप्त हो गया। विभिन्न विषैले कीड़ों और खूंखार जानवरों के प्रजनन के साथ यह क्षेत्र जहरीली गैसों से घिरा हुआ था, जिससे वातावरण अत्यंत कठोर हो गया था। जब भी प्रमुख संप्रदाय कार्य सौंपते थे तो उसमें आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुओं को खोजने के लिए ब्लैक ड्रैगन मार्श में जाना शामिल होता था। इन वस्तुओं में स्पिरिट हर्ब्स, स्पिरिट वुड, स्पिरिट फ्रूट, स्पिरिट और विशिष्ट दानव कोर शामिल थे। आवश्यकताएं हर साल बदलती रहती थीं। वांग होंग ने पूछा, क्या ये एक जैसे नहीं हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर बार कार्यों के रूप में सूचीबद्ध होती हैं? बूढ़े फैंगशिन ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। आखिरकार काला ड्रैगन दलदल कभी एक जादुई दुनिया हुआ करता था और अभी भी नींव निर्माण की गोलियां बनाने में इस्तेमाल होने वाली आध्यात्मिक औषधि के कुछ अवशेष बचे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। आमतौर पर हर बार ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही दिखाई देते हैं। अन्य आध्यात्मिक वस्तुओं की बात करें तो कभी कभार वे फिर से दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। जब भी प्रमुख संप्रदाय प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं तो ची साधना करने वाले साधकों के बीच सबसे जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का समय होता है। अनगिनत युवा प्रतिभाओं ने इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवाई है। जब मैं छोटा था तो मैंने कई बार ब्लैक ड्रैगन मार्श में प्रवेश किया था। अगर मुझे वहां से निकलने का हुनर नहीं आता तो मैं बहुत पहले ही हड्डियों का ढेर बन गया होता। उस समय पूरे शहर में लगभग सभी उन्नत स्तर के ची साधना करने वाले साधक, जिनकी संख्या कम से कम दसियों हजार थी, चयन कार्यों में भाग लेते थे। उनमें कई विशेषज्ञ भी शामिल थे। 200 से कुछ अधिक पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के बीच प्रतिस्पर्धा को देखते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रतियोगिता कितनी भीषण है। यदि आपकी साधना का स्तर ची साधना के अंतिम चरण में नहीं है तो इसमें भाग लेना केवल बलि का बकरा बनना होगा। बेहतर यही है कि आप इसमें भाग न लें। ब्लैक ड्रैगन मार्श विषैली धुंध से भरा हुआ है और यहाँ अनगिनत विषैले कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। आपको विषण औषधियों का पर्याप्त भंडार तैयार रखना होगा। यदि आप एक टीम बनाना चाहते हैं तो परिचित साधकों को ढूंढना बेहतर होगा। ब्लैक ड्रैगन मार्श में मनुष्य राक्षसी जीवों से अधिक खतरनाक हैं। कुछ साधक तो दूसरों पर घात लगाकर हमला करने, उन्हें मारने और उनके खजाने लूटने में माहिर होते हैं। इसके अलावा वांग होंग ने बूढ़े आदमी की कही हर बात ध्यान से सुनी। अन्य लोगों ने भी संप्रदाय चयन प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। कुछ देर बातचीत करने के बाद सभी लोग चले गए। अपने निवास पर लौटकर वांग होंग संप्रदाय के चयन कार्यों के मामले पर विचार करना जारी रखा। गहन विचार विमर्श के बाद उसने कई पहलुओं की पहचान की जिन पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता थी। अपने साधना स्तर में सुधार करना, समग्र युद्ध शक्ति को बढ़ाना, एक कौशल में महारत हासिल करना और पहले से ही ब्लैक ड्रैगन मार्श से परिचित होना। ची साधना के 5वें चरण में उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। शायद वह तोप के चारे के रूप में भी योग्य नहीं होता। हालांकि अभी भी 5 साल बाकी थे। तब तक ची साधना के 7वें चरण तक पहुंचना संभव हो जाना चाहिए था। लेकिन 9वें और 10वें चरण के कई साधकों के बीच वह तोप के चारे के एक मजबूत टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसी प्रकार ची साधना के अंतिम चरण में शक्ति में भिन्नताएं थीं। युद्ध शक्ति के मामले में वह वर्तमान में कमजोर था। किसी व्यक्ति की युद्ध क्षमता का निर्धारण करने में साधना स्तर, तकनीकें, जादुई हथियार, ताबीज और कई अन्य पहलू जैसे कारक शामिल होते हैं। फिलहाल उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाने वाली एकमात्र तकनीक शरीर परिष्करण निर्णय थी। ये व्यवहारिक रूप से उसके लिए ही बनाई गई तकनीक थी। आध्यात्मिक जड़ों के लिए इसकी आवश्यकताएं कम थीं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता थी। बड़ी मात्रा में अमृत या दुर्लभ सामग्रियों का सेवन करके वह अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता था और अपने भौतिक शरीर को मजबूत बना सकता था। संसाधनों की अत्यधिक खपत अन्य स्वतंत्र किसानों के लिए असहनीय थी, जिसके परिणामस्वरूप खेती में प्रगति धीमी हो गई। वांग होंग से पहले हार चुके हु किंग ने इस तकनीक का 10 साल तक अभ्यास किया था और केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाए थे। अपनी स्थानिक क्षमता की सहायता से वांग होंग प्रचुर मात्रा में संसाधन प्राप्त कर सकता था।
उसे सबसे कम कमी आध्यात्मिक औषधि संसाधन की थी। उसका लक्ष्य इन संसाधनों को अपने साधना स्तर और शक्ति में परिवर्तित करना था। वांग हॉर्न प्रतिदिन 3 कंडेंसिंग क्यूई गोलियां लेते थे, जिससे शरीर शोधन निर्णय में उनकी प्रगति में तेजी आई। 1 वर्ष से भी कम समय में उन्होंने तकनीक का पहला स्तर पूरा कर लिया। इसके अलावा वांग हॉर्न ने अपनी रसायन विद्या कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी। उसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह कई उन्नत और शिखर स्तर के ची साधना करने वाले साधकों के बीच अपनी अलग पहचान बना पाएगा। यदि उसका रसायन विद्या कौशल असाधारण होता तो वह किसी संप्रदाय में प्रवेश कर सकता था, जिससे उसे एक अतिरिक्त विकल्प मिल जाता। रसायन विद्या कौशल में सुधार अंततः अभ्यास पर निर्भर था, बिना विज्ञापनों के।